गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। आज हम लोग नए चैप्टर में आएंगे, ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नीति। थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत के दौर में बढ़िया डिस्कशन है, और ऐसा डिस्कशन है जो कि आपके समझ को बहुत ही विस्तृत कर देगा, खास करके कंपनी के बारे में। जो ब्रिटिश कंपनी है उसको तो हमने सिर्फ देखा कि महारानी ने उसको एक चार्टर दिया और भारत में आकर के व्यापार करने लगा, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के समक्ष बहुत अधिक समस्याएं भी रही, और वह किस प्रकार से सरवाइव कर सका और किस प्रकार से वह भारत में आकर के भारत सरकार के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। पहले कंपनी है तो भारत सरकार नहीं हो जाएगा ना। अब जबकि बहुत बड़े क्षेत्र की वह विजय कर चुका है, वह अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट कहने लगेगा, भारत सरकार कहने लगेगा। हम लोग जब औपनिवेशिक इतिहास को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ब्रिटिश भारतीय सरकार, यानी ऐसी सरकार जो ब्रिटिशों के द्वारा संचालित होती है। तो उसको हम लोग एक शब्द डाल देते हैं ब्रिटिश भारतीय, यानी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन वो लोग अपने आप को क्या कहेगा? इंडियन गवर्नमेंट कहेगा। एक कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के रूप में कैसे ढल जाता है, इस कहानी को जरा आज दोहराएंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट वेस्ट कोई चीज़ समझते हैं। वैसे तो बहुत ही सामान्य तरीके से लिखा गया है या मैंने बताने की सोची है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत होती है तो अभी या बाद में ज़रूर मुझसे पूछिए। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कुछ कहना हो तो एक बार यहीं से कह देंगे ताकि मैं क्लास की शुरुआत कर सकूं, क्योंकि बाद में चैट देखना संभव नहीं होगा। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आवाज़ मिसमैच है रोहित चौहान जी, आप अपना चेक कर लीजिए सिस्टम। यहाँ से कोई मिसमैच नहीं होता, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका दमन का मतलब होता है दमन का मतलब दबाना होता है, परेशान करना होता है। दमन का मतलब क्या होगा? दबाना या परेशान करना। प्रियांशु, वेरी गुड इवनिंग। तो आशा करता हूँ कि अब कोई सवाल नहीं होगा। एक दमन वाला था तो उसको आप देख लेंगे। दमन का मतलब क्या होता है? दबाना, परेशान करना, इस टाइप से शब्द से हम उसको ले सकते हैं। चलिए समय नहीं गवाएंगे और चलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ज्योति चौहान। लास्ट चैप्टर मैंने लास्ट जो चैप्टर देखा ज्योति चौहान का देखा। नए चैप्टर के साथ चलेंगे, और नया चैप्टर हमारा क्या है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। और अब जो नया ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से कंप्लीट कर लिया। और अब हमारे पास नया चैप्टर है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। यहाँ से अब हमें क्रम से आगे बढ़ना है। फिर हम प्रशासनिक संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति को देखेंगे, जो ओल्ड NCERT है। अभी ओल्ड NCERT को ध्यान में रखते हैं, कारण है कि ओल्ड NCERT में ऐसे चैप्टर दिए हुए हैं, इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि वहाँ से अगर हम समझ लेते हैं तो हर बुक हमें समझ में आती चली जाएगी। तो इसलिए पहले इसी को यहाँ पर पिक करेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा। ये भी 3-4 क्लास आपको लग जाएगा, एक बड़ा सा चैप्टर है। और यहाँ पर बहुत अधिक हमारे पास कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स बहुत कम होगा। फैक्ट्स जितना है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इस चैप्टर का। तो मैं ले लेता हूं आपका चैप्टर नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा, चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। भारत में क्या था यहाँ पर, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति, साम्राज्य की आर्थिक नीति तथा प्रशासनिक ढांचा, आर्थिक नीति तथा प्रशासनिक ढांचा। कल भी आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। क्लास हम लोग कल भी ले ही लेंगे। अब क्यों छुट्टी करेंगे? क्योंकि परसों सैटरडे संडे को फिर से छुट्टी हो जाएगी, तो 2 दिन अपना क्लास बाधित हो जाता। तो कल भी हम लोग क्लास रख लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचे को हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इसमें 2 भाग हैं, एक तो है आर्थिक नीति और एक है प्रशासनिक ढांचा। सबसे पहले प्रशासनिक ढांचे को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आर्थिक नीति को बाद में देखेंगे। लिखा गया है आपका ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक नीति। चैप्टर 3 हो जाएगा, चैप्टर 4 हो जाएगा। मुझे एग्जैक्ट आइडिया 1, 2 एंड 3 होगा। चलिए 3 ही चैप्टर डाल देते हैं,
क्योंकि चैप्टर नंबर ये 3 होना चाहिए नियम से, क्योंकि तीसरे ही चैप्टर पर जा रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 डाल देते हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कंपनी आई है व्यापार करने के लिए, लेकिन वह व्यापार करते 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 भारत के बहुत सारे क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेती है अपने फायदे के लिए। मूल उद्देश्य क्या था कि यहाँ से हम व्यापार बहुत अच्छे से कर सके और उस फायदे के लिए व्यापार में हमें मुनाफा हो, इसके लिए वह विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। अगर वह नियंत्रण स्थापित करती है तो क्या वहां वह अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करेगी या नहीं करेगी? तो करनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में हमने नियंत्रण स्थापित किया है तो वहां पर अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को या जो उचित प्रशासनिक व्यवस्था है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन जो कंपनी यहाँ पर आई है वह जो भारतीयों का शोषण कर रही है, उससे मुनाफा मिल रहा है, अनयूजुअल मुनाफा मिल रहा है, यानी जितने का इनकम होना नहीं चाहिए उससे अधिक अगर मुनाफा हो रहा है तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट आएगा। अगर यह पैसा लेकर के कोई ब्रिटेन जाता है, जैसे आप खूब पैसा कमाने लगते हैं, मतलब मान लो कोई नौकरी करते हैं, नौकरी से एक निश्चित इनकम आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब करता है। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी की तुलना में बहुत अधिक अर्निंग आप कर रहे हैं तो लोग कहेगा कि ये नाजायज तरीके से पैसा कमा रहा है। तो वही स्थिति कंपनी की थी। एक व्यापारिक कंपनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी व्यापार कर सकती है। लेकिन व्यापारिक कंपनी होने के साथ ये लुटेरी कंपनी बन रही है, ये भारत के संसाधनों को लूट रही है और लूटने की वजह से जो उसके पास धन का संग्रह हो रहा है वह ना सिर्फ भारतीयों के मन में बल्कि ब्रिटिश लोगों के मन में भी एक ईर्ष्या का भाव जगा रहा है। भारत के जो भी अधिकारी थे या वे अधिकारी जो भारत में पदस्थ थे, जब वो ब्रिटेन जाते थे तो बहुत शो ऑफ करने लग जाते थे। जैसे आप क्लाइव को लीजिए, क्लाइव एक बड़ा बढ़िया बालक था और क्लर्क के पद पर नियुक्त होता है, लेकिन उसकी किस्मत खुली ऐसी कि उसके पास संसाधन हो गए पर्याप्त। जब वो ब्रिटेन जाता था क्लाइव, जैसे कोई दुबई से कमा करके आया हो, तो वही हाल है कि जब क्लाइव ब्रिटेन जाता था तो वहां अपने मित्रों पर, दोस्तों पर इतना खर्च करता था कि लोगों को लगता था पता नहीं इसके पास कितनी अकूत संपत्ति आ गई है। लोग भी हैरान होते थे। यहां तक तो ठीक था, हद तो तब हो गई जब क्लाइव ने पद को खरीदना शुरू कर दिया, यानी संसद बनने में अपने बहुत सारे मित्रों की मदद कर दी, उसके लिए कंपेनिंग में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। और तो और क्लाइव जा रहा था यहां से जब रिटायर होकर के, उसका एक जहाज जो सोने से लदा हुआ था वह हिंद महासागर में कहीं डूब गया, आज तक पता नहीं चला है। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हिंद महासागर के उस जहाज को ही खोज लेते, फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाती। क्लाइव के धन से भरा हुआ एक शिप हिंद महासागर में डूब गया है, जो आज तक नहीं मिला है कि वह शिप कहां पर है। इतना धन वह कमाता था, इतना धन ले जाता था कि वहां ब्रिटेन की जनता भी देख करके दंग रह जाती थी कि भला इसके पास इतना धन आया कहां से। तो जब इंक्वायरी बिठाई गई तो पता चला कि इन सब ने बहुत अधिक भ्रष्टाचार किया है। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई जब तुम लोग कमा रहे हो तो मुझे भी तो दो कुछ पैसा, जब आप लोग कमाई कर रहे हो तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कंपनी को कि मैंडेटरी होगा कि आपको कुछ पैसा सरकार के खजाने में जमा करना पड़ेगा। हमने आपको दिया है इजाजत कि जाकर के आप व्यापार कीजिए, तो आप कुछ पैसा हमारे खजाने में जमा कीजिए। तो इस प्रकार जो बहुत सारी बातें जुड़ती है कंपनी के साथ कि किस प्रकार से प्रशासनिक प्रभाव स्थापित होता है, किस प्रकार से प्रशासनिक सुधार होता है, प्रशासनिक सुधार करने में ब्रिटिश संसद की क्या भूमिका होती है, ये सब हमारा पहला पार्ट है, इस पूरे इस भाग में देखेंगे। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से वर्ग को देखें कि आर्थिक रूप से जो विभाजित वर्ग होता है, एक झलक उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं उसका रेफरेंस दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए समाज में आप देखते हैं मोटे तौर पर कितने सारे वर्ग हो सकते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत है या आर्थिक कमाई है। यानी जो समाज का आर्थिक विभाजन होगा, समाज ही लिखा ना, समाज, हाँ, समाज की आर्थिक या का आर्थिक जो विभाजन होगा, आर्थिक विभाजन होगा, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, कितने कितने लोग होते हैं, जरा इसको समझिएगा। पहला तो हम देखते हैं किसान होता है, किसान होता है नहीं, एक एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते हैं, किसान है। किसान को हम इसलिए काउंट करते हैं कि किसान ना सिर्फ अपने खेत में काम करता है
दूसरे खेत में काम करता है, जब बड़े जो किसान है वह किसी को रोजगार भी दे सकता है, किसान रोजगार देता है। ठीक है, एक वर्ग हम देखते हैं जो रोजगार दे सकता है, रोजगार खुद करता है, रोजगार देता है, वह आपका सबसे बड़ा वर्ग किसान हो जाता है भारत के संदर्भ में। दूसरा अगर देखें, इसका दूसरे क्षेत्र में चले तो एक हो जाएगा उद्योगपति। उद्योगपति क्या करता है, खुद बताइए, आप अपने मन को बताइए, उद्योगपति क्या करता है? वह इंडस्ट्री लगाता है, उद्योग लगाता है, सामान बनाता है, वस्तु बना करके उसको बेचता है, और जो वस्तु बनाने में और जो बिक्री के बीच का अंतर हुआ, वो लाभ जो होता है वह प्राप्त करता है, उससे उसको मुनाफा होता है। उद्योगपति क्या करता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? उद्योग लगाता है। ध्यान से समझिएगा, उद्योग लगाता है, वहां क्या करता है? वहां उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। उत्पादन तथा लागत के मध्य के अंतर को, लागत के मध्य के अंतर से वह क्या करेगा? अंतर से मुनाफा कमाता है, मुनाफा कमाता है। और इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? उद्योग कहां लगाता है? उद्योग कहां लगाएगा? उद्योग प्रायः अपने देश में लगाता है, देश में पहले लगाता है, फिर बाद में बाहर भी लगाया जा सकता है, लेकिन पहले अपने देश में लगाएगा। उद्योगपति क्या करेगा? एक इंडस्ट्री बनाएगा, वहां पर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन में वह सामान को बेचेगा, और बेचने के बीच में और जो लागत है दोनों के बीच में जो सकारात्मक अंतर है उसको लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट से ही अपना काम चलाता है, उससे वह लाभ प्राप्त करता है। इसको हम कहते हैं उद्योगपति, कहेंगे ना। एक वर्ग यह भी है, एक किसान वर्ग है, उसके बाद उसके ऊपर जो वर्ग हो जाएगा वह दूसरा उद्योगपति हो जाएगा। अगर तीसरे वर्ग की बात की जाए तो तीसरा वर्ग यहां पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पूंजीपति, कैपिटलिस्ट हो जाएगा। पूंजीपति यह क्या करता है? यह करता है कि पूंजी का निवेश करता है, पूंजी का निवेश कर, ये कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, पूंजी का निवेश कर मुनाफा कमाता है, मुनाफा कमाता है। कैसे कमाता है? ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में या लाभांश के रूप में। लाभांश का मतलब डिविडेंड होता है, लाभांश के रूप में। पूंजीपति क्या करेगा? उद्योग नहीं लगाता है, वो उद्योगपति को पैसा दे देता है कि भाई तुम अपना प्रोडक्शन करो और जो उसका लाभ होगा उसमें एक हिस्सा मुझे भी दे देना। वो प्रोडक्शन में हिस्सेदारी नहीं निभाता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉपर्टी, अपनी पूंजी को, अपने कैपिटल को वह इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट में वह मुनाफा भी प्राप्त कर सकता है, जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वह प्राप्त कर सकता है, या कह सकता है कि आपको इतना डिविडेंड देना पड़ेगा, और फिर उससे भी उसका मुनाफा मिल जाता है। पूंजी कहां लगा सकता है? पूंजी कहीं भी लगा सकता है। पूंजी देश अथवा विदेश कहीं भी लगा सकता है, विदेश कहीं भी लगा सकता है, जहां पर लगा सकता है जहां उसे अधिक मुनाफा मिलेगा, जहां उसे अधिक मुनाफा मिलेगा तथा पूंजी सुरक्षित होने की शर्तें होंगी, पूंजी सुरक्षित होने की शर्तें होंगी। और ये वर्ग कहां से आते हैं? शर्तें होंगी। यह वर्ग कहां से आता है? यह वर्ग आता है सिर्फ और सिर्फ धन के डिमांड को पूरा करने के लिए। अगर उद्योग लगाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो उसको भी तो पूंजी की जरूरत है। उद्योग लगाने के लिए प्रारंभिक पूंजी की जरूरत तो सबको होती है, या आप कर्ज लेके कीजिए, या किसी से उधार लेके कीजिए, या अपनी पूंजी लगाइए, पूंजी तो चाहिए। और बड़े उद्योग को स्थापित करने में जरूरी नहीं कि अपनी पूंजी आपके पास सफिशिएंट हो। अगर अपनी पूंजी हो तो लोग अपना उद्योग खड़ा करने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। अभी भी अधिकांश लोग अपना रोजगार क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए नहीं कर पाता है कि उसके पास कैपिटल की कमी होती है, और ये महोदय उसी गैप को पूरा करते हैं। तो समाज में अगर देखें या किसी भी देश में देखें तो ये आपको 3 प्रकार के वर्ग नजर आएंगे। लेकिन ये वर्ग अगर देखें, यह अगर होगा आपको किसान,
तो क्या ये प्रभावी भूमिका निभाएगा? नहीं निभा पाएगा कभी भी, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि सरकार इसके कंट्रोल में आ जाए। इसके पास पूंजी का आधार नहीं है और किसान वर्ग संगठित भी नहीं है, क्योंकि किसानों के भी दो वर्ग हैं, एक तो बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है। जा रहे चैप्टर पर ही केवल, लेकिन समझ लेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर समझने में ये विश्लेषण हमें आवश्यक लगा, इसलिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर के मैं करवा रहा हूं। फिर हम देखते हैं ये उद्योगपति जो है यह बड़ा प्रभावी भूमिका निभाएगा, क्योंकि उद्योग से ना सिर्फ राज्य को मुनाफा प्राप्त होता है, इंडस्ट्री से ही टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, और बल्कि एक बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजन करता है यह उद्योग। उद्योग जो लगेगा, इंडस्ट्री लगेगा, तो उससे रोजगार भी मिलता है, और जितना इंडस्ट्री लगेगा सरकार उतने लोगों को रोजगार दे पाने में सक्षम होगी, और जितना इंडस्ट्री लगेगा उतना ही सरकार को टैक्स भी मिलेगा, सरकार भी मजबूत होगी, और जो टैक्स इतना मजबूत तरीके से दे रहा है वह सरकार पर हावी भी हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में हर सरकार में, वर्तमान में नहीं कहते, अब वर्तमान में हम जैसे भारत में देखते हैं दो उद्योगपति को, एक है अडानी, गौतम अडानी, और दूसरा देखते हैं मुकेश अंबानी। बड़ा पावरफुल लोग हैं, ऐसा नहीं कि इस काल में है, हर कालखंड में ऐसे ऐसे है। जैसे हमने बिरजी बोहरा की बात की थी, पहले भी प्राचीन भारत में अनाथ पिंडक की बात की थी। हर जमाने में पूंजीपति उद्योगपति होते ही होते हैं। तो उद्योगपतियों का सरकार पर भी बड़ा प्रभाव होता है। और तीसरा प्रभाव इन महोदय का भी होता है जो पूंजीपति है। जो कौन है? पूंजीपति है। जो ये वाला है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट है, इसका भी अच्छा खासा प्रभाव होगा, क्योंकि सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है, इसी से पैसा प्राप्त करती है। यहां ध्यान रखने की जरूरत होगी, एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट भी हो सकता है और एक कैपिटलिस्ट उद्योगपति भी हो सकता है। यानी एक उद्योगपति यानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वह कैपिटलिस्ट हो सकता है, यानी उद्योगपति के पास भी तो पैसा हो सकता है, या पूंजीपति के पास भी उद्योग हो सकता है। जनरली ये वर्ग थोड़ा अलग अलग ही रहता है, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो पूंजीपति है वो उद्योगपति नहीं होगा, लेकिन ये निवेश का एक अलग अलग पर्पस होता है। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन की कंपनी की बात करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों में क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किसानों का संगठन है, क्या यह उद्योगपतियों का संगठन है, और क्या यह पूंजीपतियों का संगठन है या पूंजीपतियों की कंपनी है? आपसे यह सवाल होगा। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वह क्या है? किसान है, उद्योगपति है या पूंजीपति है? अब आप इसका उत्तर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सारी बातें समझ ली। एक बार मैं चैट देख लेता हूं, ठीक है। रतन टाटा भी नहीं रहे, अब नहीं रहे, लेकिन रतन टाटा भी हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, रतन टाटा बल्कि बहुत सारे हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, बिरला भी है ना, बिरला भी तो बहुत बड़े हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां हमने क्या देखा कि जो पूंजी, जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं वह कंपनी क्या है? एक कैपिटलिस्ट कंपनी है। यानी कैपिटलिस्ट का मतलब इस रूप में नहीं कि वह खुद कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करती है, बल्कि उसने क्या किया, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जो प्रोडक्शन नहीं करता है, उत्पादन नहीं करता है, वह क्या करता है? केवल व्यापार करता है। मर्चेंट कह सकते हैं, ऐसे कंपनी को हम मर्चेंट कंपनी कह देंगे। यह इसके पास कोई सामान अभी नहीं है, यह सिर्फ व्यापार करता है, यहां का वस्तु ले जाकर के उसको, उसका वस्तु ले जाकर के इसको बेचता है, इस बीच का जो मुनाफा है वह कमा लेता है। यह भी देखते हैं जिसको अभी हम जो एक तरह से मर्चेंट कंपनी भी आप देखेंगे, बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंपनियां लगी रहती है, वो इस टाइप की कंपनी है। लेकिन इसको पूंजी कहां से आ रही है? तो पूंजी इसको कैपिटलिस्ट फॉर्म कर रहे हैं, यानी पूंजीपति के द्वारा इस पर कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल दिया जा रहा है। अब चलते हैं यहां पर पीछे से। हमने यहां देखा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा, और अभी तक हमने यह पढ़ लिया है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी अब प्रभावी हो चुकी है, जितनी भी भारतीय ताकत थी उसको पराजित कर चुकी है, और यहां अब कंपनी एक भारत सरकार का रूप लेने के लिए आ जाएगा। कैपिटल नहीं होगा ना, पूंजीपतियों की कंपनी होगी। उद्योगपतियों की कंपनी होती ना, देखिए यहां समझना क्या है, उद्योगपति क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। अगर उद्योगपतियों की कंपनी होती तो उद्योग में सामान लेता और दूसरे देश में, क्योंकि उद्योगपति भी अपने सामानों को बेचना चाहेगा ना,
तो शुरुआत के दौर में जब हम कंपनी को देखते हैं तो वह व्यापार एक पक्षीय करती थी, यानी ब्रिटेन से सोना लाती थी, भारत से सामान खरीदती थी और उसको यूरोप में जाके बेचती थी। ब्रिटेन से वो को वस्तु लेके नहीं आ रही है। ये प्रक्रिया 1813 के बाद प्रारंभ होती है, लेकिन 1813 के बाद भी इसलिए प्रारंभ होती है, इसलिए नहीं प्रारंभ होती है कि वह प्रोडक्शन करने लग जाता है, बल्कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है, तो ब्रिटेन के सामान को ले जाकर के उपनिवेश में बेचना सरल हो जाता है। इसलिए उसने व्यापार की दिशा चेंज कर ली और सरकार का ये डिमांड भी था। इस पर आगे विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम यह अब देखना शुरू करेंगे कि कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और वह कंपनी धीरे धीरे सभी शक्तियों पर हावी होती चली जाती है और हावी ऐसी होती है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है और बहुत सारे क्षेत्रों पर वह नियंत्रण भी स्थापित कर लेती है। चलिए यहां पर देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने बहुविध उपायों से, बहुविध उपाय मतलब क्या होगा? बहुविध उपायों से यानी अनेक उपायों से, एक उपाय नहीं, अनेक उपायों से भारत में क्या होता है? भारत में प्रायः सभी क्षेत्रों पर, भारत में भी कह सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी जिसमें भारत पाकिस्तान सब हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह बात सत्य है ना? इस बात में कोई डाउट तो नहीं होगी। ये जो शब्द डाला गया है ये सब हम हूबहू समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से इसने अपना आर्थिक कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं? इस नियंत्रण के पश्चात अपने मुनाफे को और बढ़ाने के लिए, इस नियंत्रण के पश्चात अपने मुनाफे को और अधिक बढ़ाने, मुनाफे को निरंतर रखने तथा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए। के लिए कंपनी ने अनेक प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए। कंपनी ने अनेक प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए। प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन कर दिए, परिवर्तन किए, जिसको हमें इस चैप्टर के दौरान पढ़ना है। हमने क्या देखा कि ब्रिटिश कंपनी बहुविध उपायों से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष कंपनी ने कर लिया। कंपनी ने बहुविध उपायों से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस नियंत्रण के पश्चात अपने मुनाफे को निरंतर रखने तथा बढ़ाने के लिए कंपनी ने अनेक प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए, जिसे इस चैप्टर के दौरान हमें पढ़ना होगा। क्या है? अप्रत्यक्ष क्या लिखा? अप्रत्यक्ष क्या होता है? महान प्रभु आप है भैया, जो भी बच्चे हैं महान प्रभु है। अप्रत्यक्ष का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो तो मत समझना भैया, अभी आप खुद ही समझ करके मुझे बताना। प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष होता है। ये अगर आप नहीं समझ रहे हो प्रभु तो फिर बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी। मतलब क्या कहें, खून खोलने लग जाता है ऐसे चीज़ों को सुन करके। एक लिखा हुआ है प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। कहाँ पर हो? प्रत्यक्ष के आगे अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है तो या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष उसका अपोजिट हो गया। मतलब ताज्जुब की बात है, लगता है कि चलिए क्या कहूं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, चैट देखना ही नहीं चाहिए मुझे। अपने मुनाफे को निरंतर रखने तथा बढ़ाने के लिए कंपनी ने अनेक प्रशासनिक आर्थिक
परिवर्तन यहां पर कर दिए, जिसे हमें यहां ध्यान रखना होगा। हमने क्या देखा कि यह जो परिवर्तन हुआ, कंपनी के द्वारा किए गए परिवर्तन, कंपनी के द्वारा किए गए परिवर्तन, क्या हो गया इसमें, कुछ लगता है मैप यहां चला गया ये, चलो मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर देता हूं, वो फिर नीचे ही चला जाता रहेगा, या मैं इसके साथ ले लेता हूं ताकि इसी में ऐड हो जाए, बीच वाला जो होगा ना उसको मैं डिलीट कर दूंगा। क्या लिखा हमने, कंपनी ने अनेक प्रशासनिक अधिकारी परिवर्तन किए, इन परिवर्तनों का ये उद्देश्य निम्नलिखित था, इन परिवर्तनों का उद्देश्य निम्नलिखित था, उद्देश्य निम्नलिखित, इन परिवर्तनों का उद्देश्य निम्नलिखित था। जो अधिकतम हम मुनाफा प्राप्त करने की बात करते हैं, अधिकतम मुनाफा की बात करते हैं ना, कि अधिकतम हमें लाभ प्राप्त हो सके, तो कंपनी कोई वस्तु बना तो रही नहीं है, कंपनी तो सिर्फ व्यापार कर रही है, यहां से वस्तुओं को खरीदती है, ब्रिटेन में जाके बेचती है, और जो लागत निकाल लिया, लागत को हटा दिया, जो उसको इंटरेस्ट या इनकम प्राप्त हो गया, मुनाफा प्राप्त हो गया, वही कंपनी का लाभ है। तो यहां जो इसका उद्देश्य होगा, इन परिवर्तनों का उद्देश्य निम्नलिखित हो सकता है, खास उद्देश्य यहां हो सकता है। जैसे हम क्या देखते हैं, निम्नलिखित था कि कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, कंपनी का मुनाफा क्या हो, निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि लगातार खर्च भी तो इसका बढ़ता रहेगा। कंपनी के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी होगा। भारत पर जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार किए गए हैं, भारत पर किए गए अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, क्या करना, भारत पर किए गए अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, क्योंकि असल में उद्देश्य तो यही होता है। और हमने क्या देखा कि भारत पर ब्रिटिश पकड़ को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाना, सुदृढ़ तथा निरंतर बनाना, यानी जो भारत पर पकड़ है वह क्या बनाना, पकड़ क्या है, सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत हो, और वह जो है वह निरंतर होता रहे, यानी यह पकड़ हमारी निरंतर चलती रहे। ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि भारत कभी स्वतंत्र न हो पाए, और भारत से जो हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह लाभ हमें प्राप्त हो सके। जो परिवर्तन किए गए थे, जो भी प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए गए, उसका मूलतः उद्देश्य यही था, कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, भारत पर किए गए अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, भारत पर ब्रिटिश पकड़ को सुदृढ़ तथा निरंतर बनाना, ताकि जो शोषण की प्रक्रिया है वह हमारी चलती रहे। ध्यान रखिएगा, जब हम एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं, यहां पर एक टर्म पढ़ लेते हैं पहले, इन सब चीज को समझने से पहले एक लाइन यह पढ़ लेते हैं, एक लाइन नहीं मतलब एक क्लास में यह देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद के क्या चरण रहे। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद मतलब होता है किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के संसाधनों पर जबरन या अन्य प्रकार से कब्जा कर लेना, और उन संसाधनों का उपयोग अपने मातृ देश के हित में करना, उसको हम इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश बनाना, और इस पूरी प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ब्रिटेन में के द्वारा जो भारत पर अपने सत्ता की स्थापना की गई, वह उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के माध्यम से पढ़ा जाता है। पहला है आपका वाणिज्यवादी, दूसरा है औद्योगिक, और तीसरा है पूंजीवादी। यहां पर लेकिन उतना डेप्थ में नहीं दिया गया है, तो हम लोग भी इसको छोड़ देते हैं। हमने क्या देखा, उसका उद्देश्य ये था, उपनिवेशवाद का उद्देश्य ये होता है कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी करना, भारत पर किए गए अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, और भारत पर ब्रिटिश पकड़ को सुदृढ़ और निरंतर बनाए रखना, इसका उद्देश्य था। हमने क्या देखा कि उपरोक्त सभी सुधारों को लागू करने के, उपरोक्त सभी सुधार तो एक लंबे कालखंड में लागू किए गए, लंबे कालखंड में लागू किए गए, तथापि किए गए
तथापि इन सुधारों को लागू करने के क्रम में तथापि इन सुधारों को लागू करने के क्रम में यह जरूर ध्यान रखा गया, लागू करने के संदर्भ में यह ध्यान अवश्य रखा गया, यह ध्यान अवश्य रखा गया कि क्या होना चाहिए कि औपनिवेशिक ढांचा कमजोर ना हो जाए, औपनिवेशिक ढांचा या प्रक्रिया कमजोर ना हो जाए, प्रक्रिया कमजोर ना हो जाए, यानी जो भी सुधार किए कमजोर ना हो जाए। देखो, ये जो सुधार लागू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जो प्रशासनिक आर्थिक सुधार है, वो एक लंबे कालखंड में लागू किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अवश्य ध्यान रखा गया कि जो भी सुधार लागू हो उससे ये पकड़ खत्म ना हो जाए, ये तीनों चीज कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ये जरूर बरकरार रहे, अवश्य रहे कि चाहे कितना भी सुधार करें। आप देखेंगे कि कंपनी के द्वारा बहुत सारे ऐसे सुधार किए जाते हैं, उसमें लगेगा कि जो आपके ही फायदे के लिए किया जा रहा है। और कल मैंने एक उदाहरण दिया था रेलवे के विकास का, जैसे भारत में रेलवे का विकास होता है, डाक तार का विकास होता है, सड़कें बनाई जाती है, बहुत सारे चीजों को सुधार के रूप में लागू किया जाता है। लेकिन यह मत समझना कि यह सुधार जो लागू किया जा रहा है वह ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों के फायदे के लिए किया जा रहा है। ये सुधार तभी किए जा रहे हैं जबकि यहां पर ब्रिटिश सरकार को फायदा हो सकता है, नहीं फायदा होगा तो ये सुधार लागू ही नहीं होगा। जितने भी सुधार लागू किए गए, यह जरूर अपेक्षा रखी गई कि औपनिवेशिक ढांचा कमजोर ना हो, यानी शोषण की प्रक्रिया कमजोर ना हो जाए, इस बात पर जरूर ख्याल रखा गया। क्या ये बात समझ पाए? यहां तक कंफर्म करते जाएंगे, कंफर्म करते जाएंगे, ठीक है। औपनिवेशिक ढांचा कमजोर नहीं हो, हाँ ठीक है, आपने शिवांगी बिल्कुल आपने सही कहा। क्या देखा हमने? औपनिवेशिक ढांचा किसी तरह से कमजोर ना हो जाए, संसाधनों का दोहन किसी तरह से ना रुक जाए। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि सारी प्रक्रिया को निर्धारित, एक लाइन और देते, कमजोर ना हो जाए और साथ ही शोषण या धन के दोहन की प्रक्रिया भी कमजोर ना हो, साथ ही धन के दोहन की प्रक्रिया भी कमजोर ना हो जाए, यानी किसी भी प्रकार से हम इस पर अपनी कंट्रोल को ना खो दें और जो धन का दोहन कर रहे हैं वह आसानी से होता रहे। हर औपनिवेशिक सरकार की यही मंशा होती है। अगर इसमें हम जोड़ दें समझने के लिए कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हो रही है, एक लाइन डालना पड़ेगा, सरकार का ढांचा। सरकार का मतलब यहां पर कंपनी का संदर्भ होगा। सरकार का मतलब क्या होगा? यहां पर कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य का संबंध। अब आपको याद करना होगा कंपनी की संरचना को, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। कंपनी की संरचना को हमें इस रूप में याद करना है जहां यह बताना है कि कंपनी की जो संरचना है, यानी कंपनी की जो स्थापना हुई थी, अगर आपको याद हो कि 1599 में, दिसंबर 1599 में कंपनी की स्थापना होती है और जो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक उस समूह था, सभी लोगों ने मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई। ज्वाइंट वेंचर कंपनी किसको कहते हैं? जिसमें कि सभी लोगों के द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जैसे हम और आप मिलकर के कंपनी बनाते हैं, 100 रुपया डालते हैं और 100 रुपया डाल करके मान लो कि 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हमने किया सबने मिला करके, और 1000 रुपये से कोई व्यवसाय करना शुरू किया और उस व्यवसाय के माध्यम से जो मुनाफा प्राप्त होगा वो जिसने जितना पैसा दिया है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस उद्देश्य से जो कंपनी स्थापित होती है, विभिन्न पूंजीपतियों के द्वारा या विभिन्न लोगों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहते हैं।
जो कंपनी स्थापित हुई है वह एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी ही है, जिसका उद्देश्य है कि पूर्वी क्षेत्र के साथ वह व्यापार करेगी। पूर्वी क्षेत्र का मतलब केवल भारत नहीं है, बल्कि इसमें इंडोनेशिया भी होगा। और पूर्वी क्षेत्र से व्यापार की प्रमुख वस्तु जो होगी वह मसाला होगा, और मसाले के साथ और जो कुछ मिल सके, जैसे आगे चल करके हम देखते हैं सूती वस्त्र भी हो जाता है। तो सूती वस्त्र और मसाले का लगातार निर्यात किया जाना है भारत से यूरोप को। यूरोप के देशों को यह सामान मिलने में दिक्कत हो रही थी पूर्वी यूरोप के माध्यम से। अब पश्चिमी यूरोप के देशों ने इस पर पहल की है। सारी कहानी पता है क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले ही पढ़ा हुआ है। अब जरा इस संरचना की बात करें। जो कंपनी है वह और उसका जो संबंध राजा से होगा वह क्या होगा। कंपनी क्या है? जो हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको मैंने अभी बोला ईस्ट इंडिया कंपनी, यह क्या है? एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ये क्या है? संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी है जिसे महारानी के द्वारा पूर्वी विश्व से व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र दिया गया है। पूर्वी विश्व से व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में 1600 में ईस्वी में क्या किया गया है? ईस्वी में एकाधिकार पत्र दिया गया है। एकाधिकार पत्र दिया गया है। एकाधिकार पत्र का मतलब क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या? अगर हम कहें कि मोनोपोली वाला एक लेटर दिया गया, एकाधिकार पत्र देने का मतलब क्या हुआ? क्या कह रहा है कि अगर संयुक्त पूंजी कंपनी है, यहां तक तो बातें ठीक है, जिसे महारानी के द्वारा पूर्वी विश्व से व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में एकाधिकार पत्र दिया गया है, तो ये असल में एकाधिकार पत्र क्या है? क्या है एकाधिकार पत्र का मतलब है? तो एकाधिकार पत्र का मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। एकाधिकार पत्र का मतलब होगा कि पूर्वी विश्व से इस कंपनी के सिवा, कंपनी के अलावा अन्य कोई ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश व्यक्ति या कंपनी व्यापार नहीं करेगी। व्यक्ति या कंपनी व्यापार नहीं करेगी। कहा गया कि यहां पर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह इस कंपनी से अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो कोई भी पूर्वी विश्व से व्यापार नहीं कर सकती है। अगर व्यापार होगा तो यही कंपनी करेगी, और इसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कंपनी के अधिकार ही होगा। चलिए, बिल्कुल पुष्पा आपने सही कहा, पूर्वी विश्व के साथ केवल यही कंपनी व्यापार करेगी। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, यहां से ठीक है, हाँ, सभी बच्चे जाने मीन्स ट्रेड करने के राइट केवल EIC को ही दिया गया। शिवम बिल्कुल ठीक है, सिखाया जा रहा। सभी बच्चों के आंसर सही। हमने क्या देखा कि यहां पर यह हो गया एकाधिकार पत्र प्राप्त कर कंपनी ने ना केवल भारत से व्यापार किया, बल्कि धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। एकदम सामान्य सी बात है, नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि स्थापित कर लिया, चूंकि ब्रिटिश कंपनी प्रारंभ में केवल यहां के वस्तुओं का व्यापार करना चाहती थी,
प्रारंभ में केवल यहां से यहां के निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते थे, अतः वस्तुओं का व्यापार करती थी, अतः नियंत्रण के बावजूद, अतः क्षेत्रीय नियंत्रण के बावजूद इसने संबंधित क्षेत्र में कोई प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। क्षेत्रीय नियंत्रण के बावजूद संबंधित क्षेत्र में कोई ठोस प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। क्लियर बात है? एक बार पढ़ेंगे फिर समझेंगे। एकाधिकार पत्र प्राप्त कर कंपनी ने न केवल भारत से व्यापार किया बल्कि धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी प्रारंभ में केवल यहाँ के निर्मित वस्तुओं का व्यापार करती थी, अतः ब्रिटिश क्षेत्रीय नियंत्रण के बावजूद संबंधित क्षेत्र में कोई ठोस प्रशासनिक परिवर्तन कंपनी के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि यह करने की उसे आवश्यकता ही नहीं थी। क्या करेगा? हाँ ठीक है, ये कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते हैं, कोई दूसरी कंपनी नहीं। चलिए, कंपनी नहीं, ठीक है। सभी बच्चे कंफर्म है इस बात को लेकर के, एकदम से क्लियर है। देखिए, ये जो समझ हमारी विकसित होगी ना, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ जो हम लोग धीरे धीरे एक विशेष रूप से समझ विकसित कर रहे हैं, ये आपको कभी भी फिर भूलने नहीं देगा। यानी जब भी आप मॉडर्न पढ़ने के लिए जाएंगे, कंपनी की संरचना आपके सामने स्पष्ट होगी, कंपनी के उद्देश्य के बारे में आपको कभी भी नहीं, आज नहीं 10 साल के बाद भी आप नहीं भूलेंगे। और यही इतिहास एक बार याद हो जाता है फिर भूलते कहाँ हैं आप? अपने अतीत को कहाँ भूलते हैं? जो अतीत आपने अभी तक 15 वर्ष में अर्जित किया है, उस 15 वर्ष के अतीत को आप चाहे भूलें, चाहे भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूलेंगे जब तक कि स्मृति शेष ही ना हो जाए। कभी भी आप पूरे जीवन के अतीत को भूलते नहीं भूलते, क्योंकि उसको आपने जिया हुआ है। उसी तरह से हम उससे थोड़े से पुराने अतीत को जीने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान के साथ मिला करके, क्योंकि इतिहास को जब तक हम वर्तमान से तुलनीय नहीं बनाएंगे तब तक इतिहास याद कैसे रहेगा? क्योंकि वर्तमान में भी वही घटनाएं घटित हो रही है जो अतीत में हो चुकी है, इसलिए वर्तमान के साथ उसको जोड़ करके पढ़ते हैं। हमने क्या देखा? बावजूद क्षेत्र में कोई ठोस प्रशासनिक परिवर्तन इसने नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसको इसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए हम क्या देखते हैं? यही कारण है, नहीं किया, यही कारण है कि 1772 तक कंपनी ने बंगाल में भी, बंगाल पर नियंत्रण के बावजूद केवल द्वैध शासन को ही लागू किया, के बावजूद केवल द्वैध शासन को लागू किया, द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया, द्वैध शासन को ही लागू किया। अब आपको समझ में आएगा, एक बच्चे ने पूछा था कि यह द्वैध शासन क्यों लागू किया था। तो द्वैध शासन लागू करने का यही कारण है कि कंपनी को अभी प्रशासनिक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हालांकि एक पॉइंट ये हुआ, इसके पॉइंट पीछे और भी है कि कंपनी प्रशासनिक दायित्व से बचना चाहती थी। कंपनी दूसरे देशों को नहीं बताना चाहती थी कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट शासन करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे थिंग्स है जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करती है। लेकिन एक पॉइंट तो मेजर है कि कंपनी को अभी प्रशासन में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर हस्तक्षेप करते तो उसके प्रशासनिक भार को भी उठाना पड़ता, उसका सारा टेंशन आपके ऊपर आ जाता। जैसे होता क्या है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से अगर शासन करते हैं तो जो शासन का दोष है वह भी तो अपने ऊपर नहीं आता है। जैसे ब्रिटिश कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है, तो अगर किसी को लगेगा कि बंगाल में शोषण हो रहा है तो वो ये नहीं कह सकती है ना कंपनी शोषण कर रही है। वो तो ये कहेगी कि भाई हो रहा है तो हो रहा है, जो जमींदार है वो शोषण कर रहा है। अधिकांश किसानों को लग रहा है कि जमींदारों के द्वारा मुझे सताया जा रहा है, लेकिन असल में जमींदारों के द्वारा किसानों को सताया जा रहा था या ब्रिटिश कंपनी द्वारा जमींदारों को और जमींदारों द्वारा किसानों को सताया जा रहा था। तो ब्रिटिश कंपनी पृष्ठभूमि में वो अपने आप को आगे नहीं कर रही है, क्योंकि असंतोष अगर होगा भी तो जमींदारों के खिलाफ होगा, उसके ऊपर नहीं होगा, उसके ऊपर आंच नहीं आएगी।
बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर तो यह था, इसको अभी ऐसे परिवर्तन की जरूरत ही नहीं थी कि ऐसा कोई परिवर्तन कर पाए। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहां पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही तो हमारा है ना, यही जो एनसीईआरटी जो मैंने कहा था सभी बच्चों को लेने के लिए, इसीलिए कहा था कि यहां अपने पास समय है कि हम अच्छे से बात कर सकते। थोड़ा सा समय मेरा एक्सीड कर रहा है, मतलब कोर्स लोगों का खत्म हो गया, मैं भी चाह रहा था जल्दी से खत्म हो जाता, लेकिन एक बार तो भाई पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने कहा है कि साल भर आपको पढ़ाई करनी होती है, तो उतना जरूर करना चाहिए। मैं देखता हूं कि इसको साथ दे रहा हूं। अब तो लास्ट ही पार्ट है, तो अच्छे से कर लेंगे। अब देखते हैं यहां पर कंपनी की संरचना क्या है। कंपनी की संरचना क्या है, तो पहले तो हम देख चुके हैं, यह एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, यह संयुक्त उद्यम कंपनी है, ऐसे कह सकते हैं। यह क्या है? संयुक्त उद्यम कंपनी है। उद्यम कंपनी है, जिसमें कंपनी है जिसका संचालन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। उद्योग आपने पढ़ा है, द्वारा किया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी यहां पर जो हमें लेनी होगी वह इकोनॉमी से लेनी होगी। कंपटीशन में सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से गुथे होते हैं। यह लाइन वह बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाएगा जिसे कि इकोनॉमी की समझ नहीं है, इकोनॉमी की बेसिक समझ नहीं है। कैसे? यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका संचालन कैसे हो रहा है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। कोई भी कंपनी आप स्थापित करते हैं, फैक्ट्री स्थापित करें, कंपनी स्थापित करें, कंपनी भी के अधीन ही एक फैक्ट्री भी आता है। चाहे कोचिंग भी इंस्टीट्यूट है, जैसे जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वह भी एक कंपनी, क्या एक प्राइवेट कंपनी है। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका संचालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता नियम से। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय गलत होने की संभावना होती है। अगर हम विशेषज्ञों के साथ निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सही होने की संभावना होती है। इसलिए नियम बनाया गया है कि कंपनी एक व्यक्ति स्थापित कर सकता है, लेकिन अगर उसमें एक निश्चित पूंजी और निश्चित श्रम मानक अगर वह पूरा कर लेता है तो उसे अपने कंपनी में एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, कई सदस्यों से को मिला करके, और उस बोर्ड में कुछ सरकारी सदस्य होंगे, यानी जो कंपनी के आंतरिक सदस्य हैं वो होंगे, और कुछ आपको स्वतंत्र सदस्य रखने पड़ेंगे, उसमें महिला भी होगी। अब नियम बना गया है। अगर आपने कंपनी एक्ट पढ़ा हो तो इकोनॉमी में इस बात को बेहतर तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो कंपनी एक्ट पर ध्यान गया है श्रीमान जी सबका कि नहीं गया है? इकोनॉमी आप पढ़ करके खत्म कर चुके हैं, तो आपसे तो अपेक्षा रखी जाएगी ना कंपनी के बारे में, उद्योग की संरचना, उसका निर्माण कैसे होता है, वो आप जानकारी रखेंगे। और अगर वह जानकारी आपके पास है, यह लाइन आप सीधे सीधे समझेंगे, फिर मुझे इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका संचालन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, यानी ऐसे बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? निदेशक होता है। निदेशक के द्वारा किया जाता है। और संख्या कितनी है? संख्या है इसकी 24। संख्या कितनी है? 24 है। और मुख्यालय कहां है? मुख्यालय आपका कहां है? लंदन में है। यानी लंदन में यह कंपनी बैठी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठे हैं, और वहां से इस कंपनी को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि यह कंपनी कैसे चलेगी। यानी कंपनी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वह कोई युद्ध किया जा रहा हो, कोई संधि किया जा रहा हो, कोई व्यापार किया जा रहा हो, जो भी अधिकारी इसमें नियुक्त होगा, सब पर कंट्रोल किसका होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होगा, यही करेगा। एक जैसे इसमें आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी शब्द यूज होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर इसका ही योगदान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर यहां पर गवर्नर है तो वह भी कुछ भी निर्णय लेगा तो उसके लिए उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखना पड़ेगा, वहां से सब मिल करके निर्णय लेंगे क्या किया जाना है, फिर जाकर के वह निर्णय ले सकता है। क्या करते हैं? मुख्यालय लंदन है, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
ऑफ डायरेक्टर्स सभी निर्णय लेता है। डायरेक्टर्स कंपनी के संदर्भ में, कंपनी अथवा प्रशासन के संदर्भ में सभी निर्णय लेता है। प्रशासन के संदर्भ में सभी निर्णय लेता है, तथा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तथा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब कुछ करता है। यहां जो है वो गवर्नर है। गवर्नर क्या करता है? उसके आदेश को लागू करने का कार्य करता है। जो भी अधिकारी नियुक्त होगा, अभी कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, किसी की भूमिका इसमें नहीं है, ब्रिटिश सरकार की भी भूमिका नहीं है। ये समझिए, शुरुआत के दौर में जब कंपनी स्थापित होती है तो उसके कुछ मतलब 100 साल तक मान के चलें, 100-150 साल तक माने, जैसे 1600 में कंपनी स्थापित होती है तो 1773 तक, यानी 173 ईयर तक, यही कम समय नहीं होता है ना, 173 वर्ष तक कंपनी के लिए जो निर्णय लिया जा रहा है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। अब समझिए कितना लंबा समय हो गया, 173 वर्ष तक यही कंपनी के लिए निर्णय ले रहा है, वही अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। तो शुरुआत के दौर में यह कंपनी अपने हिसाब से चलती रही और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर ही यह कंपनी चलती रही। ठीक है। हाँ, टॉपिक है तृषा राय, ये टॉपिक है एनसीईआरटी में। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कारण है ये एनसीईआरटी सार बैच है ना। एनसीईआरटी सार बैच में जो जटिल चीजें हैं उनको हम सरल करके आपको दे देते हैं और समझाने के लिए थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर देते हैं। ये तीसरा नंबर टॉपिक तो यही तो है जो प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और जो भी निर्णय लेना होता है वह सारी निर्णय यही लेता है। ठीक है। हमने क्या देखा कि यहां पर धीरे धीरे कंपनी क्या होती है, धीरे धीरे कंपनी का कामकाज, धीरे धीरे कंपनी का कार्य, कंपनी का क्षेत्र जब विस्तारित हुआ यहां पर हुआ, तब कंपनी के साथ अनेक समस्याएं जुड़ती चली गई, कंपनी के साथ अनेक कमियां संबद्ध हो गई, जिनमें सबसे प्रमुख कमी थी, कमियां संबद्ध हो गई, जिनमें सबसे प्रमुख क्या था? सबसे प्रमुख था भ्रष्टाचार तथा भारत के संसाधनों की लूट। बहुत बड़ी समस्या थी संसाधनों की लूट। इसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी का विनियमन करना आवश्यक हो गया था। कंपनी का विनियमन करना आवश्यक हो गया था। यहां पर कंपनी को जब शुरुआत में हम देखते हैं प्रभावी होता है तो सबसे बड़ी समस्या एक भ्रष्टाचार की होती है। कंपनी का भ्रष्टाचार कैसे होता है जरा इसको मैं दिखाता हूं, एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि फिर बोर्ड पर आ सके। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी अथवा प्रशासन के संदर्भ में सभी निर्णय लेता है, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। धीरे धीरे कंपनी का क्षेत्र जब विस्तारित हुआ तब कंपनी के साथ अनेक कमियां संबद्ध हो गई, जिनमें सबसे प्रमुख था भ्रष्टाचार तथा भारत के संसाधनों की लूट। इसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी का विनियमन करना आवश्यक हो गया था। अब भ्रष्टाचार कहां से आता है ये समझिए। अब भ्रष्टाचार कहां से आ रहा है, आप याद करिए प्लासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला पराजित हुआ, उसके बाद किसे बनाया गया? नवाब मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर ने कहा कि चलो भैया मैंने 24 परगना की जमींदारी कंपनी को दे दिया, लेकिन 30 लाख रुपये
क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से उपहार में दिया गया। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से क्यों उपहार मिलना चाहिए? क्लाइव तो एक गवर्नर है कंपनी का। जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं एक गवर्नर पद पर रहते हुए, वह तो कंपनी के लिए होना चाहिए ना। लेकिन हमने क्या कर लिया, व्यक्तिगत रूप से धन प्राप्त करना शुरू किया। और यह केवल नहीं है कि किसी ने मुझे धन दे दिया, हमने छीन भी लिया, दूसरे से जबरन ले लिया। जैसे आप देखेंगे आगे चल करके वारेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर है, उसके ऊपर तो महाभियोग लगाया गया था भ्रष्टाचार के कारण। मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा थे, उसको कि नजमुद्दौला का हम प्रतिशासक बना दें, उससे 15 लाख रुपया ठग लिया था, 1.5 लाख रुपया ठग लिया था, 2.5 लाख रुपया ठग लिया था। मतलब हद दर्जे की लूट थी। और यह लूट व्यक्तिगत कोष में जा रहा था। कंपनी के लिए जो लूट हो रहा है वह तो हो ही रहा है। जो गवर्नर है, कर्मचारी है, कर्मचारियों को आपने देखा वह भी भ्रष्टाचारी है, क्योंकि उसने दस्तक प्रथा का दुरुपयोग किया था। जैसे एक कर्मचारी को हमने दिया, पास दिया, और पास दिया कि भाई आप अपना व्यापार कर सकते हो। उस कंपनी ने उस पास को बेच करके और कुछ पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, अपने पास ले लिया, सोने का सिक्का ले लिया। और यह आप समझें कि यह भ्रष्टाचार कोई मामूली नहीं है, यह करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो शुरुआत में कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई भ्रष्टाचार की कंपनी के अंदर। और कुप्रशासन को भी देख लेंगे कि बहुत अधिक अच्छा प्रशासन लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि इस कंपनी पर हम अब अंकुश लगाएंगे, यानी सरकार का नियंत्रण स्थापित करेंगे, क्योंकि भ्रष्ट हो रही है कंपनी बहुत भ्रष्ट हो रही है। और दूसरा, नैरेटिव भी इसके खिलाफ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव है, मैं अभी बताता हूं कि कैसा कैसा नैरेटिव इसके विरुद्ध सेट किया जा रहा है, वह भी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी का विनियमन करना आवश्यक हो गया था। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर दूसरी समस्या कंपनी को क्या थी? कंपनी के समक्ष एक दूसरी समस्या थी। कंपनी की दूसरी समस्या एक बहुत गंभीर थी। कि दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या यहां पर यह समस्या क्या थी? व्यापारिक एकाधिकार से जुड़ी हुई थी। व्यापारिक एकाधिकार से जुड़ी थी। वस्तुतः ब्रिटेन के अन्य लोग भी, वस्तुतः ब्रिटेन के अन्य पूंजीपति उद्योगपति तथा अन्य ब्रिटिश नागरिक भी चाहती थी कि भारत के साथ व्यापार करे। अन्य ब्रिटिश नागरिक भी चाहती थी कि पूर्वी विश्व से वह व्यापार करे। ठीक है, वह क्या करे? वह पूर्वी विश्व से व्यापार करे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तोड़ा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाए। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो, यह चाहती थी, क्योंकि सब लोग व्यापार करना चाहेगा। क्या व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो। अब देखिए, ये नया पचड़ा है, और ये पचड़ा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा कालांतर में आगे बढ़ते बढ़ते। कंपनी की दूसरी समस्या क्या है? कि व्यापारिक एकाधिकार से जुड़ी थी, और वस्तुतः ब्रिटेन के अन्य पूंजीपति, उद्योगपति, अन्य ब्रिटिश नागरिक भी चाहते थे कि वह पूर्वी विश्व से व्यापार करे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। यह स्वाभाविक है, सब लोग चाहेगा। जब देखा क्लाइव को इतना पैसा ले जा रहा है, क्लाइव को क्यों, जो भी यहां नियुक्ति पाता था और जब लौट करके वह ब्रिटेन जाता था, उसके पास इतने संसाधन होते थे, लगता था शायद किसी खजाने को लूट करके लाया। खजाना ही था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो वहां के लोगों को लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब इन लोगों को ही केवल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति है उसी को केवल व्यापार करने का अधिकार मिल रहा है, तो मैं तो गरीब ही रह जाऊंगा, मेरा पड़ोसी अमीर हो गया और मैं गरीब रह गया। अब वहां के जो अन्य पूंजीपति थे, कोई एक पूंजीपति का समूह तो है नहीं, ये 24 लोग तो है।
अन्य पूंजीपति सोच रहे हैं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, ये लोग अमीर हुआ जा रहा है और मैं यहाँ चुपचाप बैठा हुआ हूं, मैं कहाँ पूंजी लगाऊं, सरकार कह रही है कि नहीं, एकाधिकार इसको दिया हुआ है। अब क्या किया जाए? एक बहुत बड़ी समस्या थी, और यह समस्या जब खड़ी होती है तो ब्रिटिश कंपनी हिलने लग जाती है, क्योंकि इन लोगों का प्रभाव सत्ता पर भी है। अगर उद्योगपति हैं, जैसा मैंने बताया कि पहले बिरजी बोहरा, अनाथ पिंडक, और वर्तमान में रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा, या बिरला साहब हैं, या अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, इनका जब सरकार पर प्रभाव हो सकता है तो क्या वहां पर ब्रिटेन में नहीं होगा? ब्रिटेन के भी बहुत सारे उद्योगपति होंगे, पूंजीपति होंगे, जिनका शासन पर प्रभाव होगा। अब वो शासन को बार बार जाके कहे कि इसका एकाधिकार समाप्त करो, क्यों इसको आपने एकाधिकार दिया हुआ है? एकाधिकार देने का मतलब क्या है? अनलिमिटेड टाइम तक एकाधिकार देंगे? नहीं, इसको हटाइए, आप 10-15 वर्ष में खत्म करिए। बार बार जाके डिमांड करे, और बात जैसे ही वो लोग पहुंचे संसद में तो उसके समर्थन में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आ जाए। होता है ना, अभी जैसे कोई किसान आंदोलन करेगा तो लोग राजनीतिक पार्टी समर्थन करने के लिए आ जाती, अलग अलग उपायों से। जरूरी नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टी किसानों का समर्थन करे, कोई समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा। कोई भी घटना होगी तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से रोटियां सेकने के लिए तैयार हो जाती। तो क्या ब्रिटेन इससे अछूता था? बिल्कुल नहीं था। वहां पर भी राजनीतिक दल पहुंच जाए उसके पक्ष में। अब जैसे वो पहुंचे, ब्रिटिश कंपनी बड़ा मुश्किल में पड़ जाए कि कहीं व्यापारिक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इतना जो हमने तामझाम लगाया, अभी देख रहे भारत में हमने गवर्नर की नियुक्ति की, इतना प्रशासनिक तंत्र अपना निर्माण कर रहे हैं, और फिर कोई कंपनी आ जाएगी तो उस प्रशासनिक तंत्र का क्या होगा? वो कहां से व्यापार करेगी, किस क्षेत्र में व्यापार करेगी, फिर वो नए क्षेत्र को प्राप्त करेगी, एक नया ही झगड़ा खड़ा हो जाएगा। पहले भी होता था, लेकिन वह पहले विदेशी कंपनी के साथ, दूसरे देश की कंपनी के साथ। जैसा हम देखते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा है, वह तो जस्टिफिकेबल है, हम फ्रांस की कंपनी को हटा रहे, डच की कंपनी को हटा रहे। लेकिन अगर ब्रिटिश कंपनी वर्सेस ब्रिटिश कंपनी हो जाता तब तो और मुश्किल हो जाती। तो कंपनी की जान यहां फंसी हुई है कि पता नहीं किस दिन विशेषाधिकार समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी मुश्किलें इसके लिए खड़ी हो चुकी है। आशा करता हूं कि सारी बात समझ पा रहे होंगे, कहानी कह रहा हूं। कंपनी की दूसरी समस्या क्या है? कंपनी की दूसरी समस्या है, यहां पर जो अन्य लोग वहां करते ब्रिटेन के थे, वो सभी चाहते थे कि व्यापार करें, एकाधिकार इसका समाप्त हो, और व्यापार समाप्त होगा तभी तो सभी को यहां पर एक व्यापारिक एकाधिकार मिल पाएगा और व्यापार करने का यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यहां पर क्या करती है? इस दबाव से निपटने के लिए, एकाधिकार समाप्त हो, ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी? इस दबाव से निपटने के लिए ब्रिटिश कंपनी इस दबाव से निपटने के लिए, इस दबाव से निपटने के लिए क्या करती थी? निपटने के लिए वहां के राजनीतिज्ञों को धन देती थी, राजनीतिज्ञों को धन देती थी। यानी वहां के राजनीतिक इससे पैसा लेकर के फिर चुप हो जाते थे। नहीं तो राजनीतिक पार्टी के नेता अगर चाह लेंगे और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लगातार संसद में बोलने लगेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अभी भारत में भी एक कांड हुआ था। देखिए, बड़ा दिलचस्प चीज है। मतलब जब हम पीसीएस आईएएस की तैयारी करते हैं तो इतना मजेदार चीज है यह कि ज्ञान में आपको, मतलब समझे कि ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं जो आपको नहीं देता, लेकिन ज्ञान पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। भारत में अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले की बात है कि एक केस आ गया था, और केस आया था कि महुआ मोइत्रा हैं, माननीय सांसद हैं तृणमूल पार्टी के, अगर आपने कभी नाम सुना हो। महुआ मोइत्रा है, पश्चिम बंगाल की सांसद है तृणमूल कांग्रेस की। उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि संसद में जो वो प्रश्न पूछती हैं, सिर्फ वही प्रश्न पूछती हैं जो उद्योगपतियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। जैसे मान लीजिए 2 उद्योगपति है, मान लीजिए एक अंबानी जी हैं, एक अडानी जी। अगर, चूंकि हर कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर कंपनी कुछ न कुछ तिक्रम भिरा रही है अपने अधिकतम लाभ के लिए, तो मोया मित्रा को क्या कहा गया? महुआ मित्रा को कहा गया कि आप, जैसे अडानी जी ने कहा कि आप अंबानी के खिलाफ कुछ प्रश्न पूछिए। संसद तो प्रश्न पूछ सकती है ना, कोई भी, किसी भी संसद के पास अधिकार होता है कि वह
संसद के प्रश्नकाल या प्रश्नोत्तर सेशन में, जो भी सेशन है जहां की आप प्रश्न या मुद्दे को आप उठाने के लिए समय, आपको जब बहस चल रहा होता है तो वहां पर मुद्दे उठाने के लिए आपको समय अलॉट किया जाता है। तो कोई संसद सदस्य अगर किसी उद्योगपति से प्रभावित हो जाए तो वह क्या करेगा, या तो उस उद्योग की बड़ाई करना शुरू करेगा या उसकी बुराई करना शुरू करेगा। और संसद में जो बातें कही जाती है वह हमारे लिए अभिलेख का काम करता है और पूरे देश में वह न्यूज बनता है। अभी हाल में एक केस यहां पर भी पकड़ाया है, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है कि वहां के लोगों को, वहां के राजनीतिज्ञों को पैसा दे करके जो डिमांड किया जा रहा था उसको दबा दे रही है। लेकिन कब तक चलेगा? राजनीतिक दल भी बदलते रहते हैं। राजनीतिक दल भी अगर आपके पक्ष में है तभी, जब तक कि आप उनको मुनाफा दे रहे हैं, और आपसे अधिक कोई मुनाफा दे रहा है तो आपके पक्ष से वह पाला बदलने में देर नहीं लगाएगी। तो कंपनी ने शुरुआत में जो डिमांड हो रही थी उसको दबाने की कोशिश की और इसके लिए राजनीतिज्ञों को धन दिया। क्या करंट अफेयर से कंटिन्यू कर पा रहे हैं? नेम नहीं सुना है? महुआ मित्रा, बहुत अच्छा है ना। हाँ, एग्जाम का डेट टल गया है। ब्रिटेन की रानी अधिकार पत्र देती है कंपनी को। हाँ, ब्रिटेन की महारानी ही देगी ना। जैसे भारत में कोई अधिकार पत्र देगा तो अधिकार पत्र देगा तो कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे। भारत में अगर अधिकार पत्र दिया जाएगा तो किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। और वहां पर कौन देगा? वहां पर देगा, किसके द्वारा देगा? लेकिन यहां पर बहस, वहां संसदीय व्यवस्था है ना गुप्ता जी, वहां पर संसदीय व्यवस्था है। अधिकार पत्र तो तब देगी जब संसद देने के लिए कहेगी। जैसे अभी हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होते हैं। क्या सच में राष्ट्रपति के द्वारा कार्य होता है या कार्यपालिका के द्वारा, जो आपका प्रधानमंत्री के नियंत्रण वाले मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा कार्य होता है? राष्ट्रपति तो रबर स्टाम्प है। वहां पर भी महारानी क्या है? रबर स्टाम्प पर संसद ने जो निर्णय लिया वह महारानी को पालन करना है। महारानी उस पर मंजूरी देगी। तो जो भी कहानी लिखी जाएगी वह संसद में लिखी जाएगी, सरकार के द्वारा लिखी जाएगी। महारानी तो लास्ट फेज में आएगी। तो ब्रिटिश कंपनी इस दबाव से निपटने के लिए वहां के राजनीतियों, कंपनी क्या करती थी? इस दबाव से निपटने के लिए वहां के राजनीतिज्ञों को धन दे दिया करती थी। धन देने की वजह से हम क्या देखते हैं, यह धन कहां से प्राप्त होती थी? यह धन वह बंगाल के लूट से ही प्राप्त करती थी। यह धन कंपनी कहां से प्राप्त थी? धन कंपनी बंगाल के लूट से ही प्राप्त करती थी। बंगाल के लूट से ही प्राप्त करती थी और अपना भी जीवन यापन इसका बहुत शानदार हुआ करता था। यह धन कंपनी कहां से करती है? बंगाल के लूट से प्राप्त करती थी। और इसी मामले में हम क्या करते हैं? भ्रष्टाचार भी करती थी, लूट से प्राप्त करती थी। कंपनी के कर्मचारी भी ब्रिटेन में जाने पर धन का भौंडा प्रदर्शन करते थे। ब्रिटेन में जाने पर वहां क्या करते थे? वहां धन का प्रदर्शन करते थे या धन बल का प्रदर्शन करते थे। जैसे प्रदर्शन करते थे, जैसे हम देखते हैं कि यहां पर क्लाइव का उदाहरण ले सकते हैं। क्लाइव अपने मित्र को क्या करता है? अपने मित्र को सांसद बनाने के लिए लाखों पाउंड खर्च करता है। लाखों पाउंड खर्च करता है। पाउंड का मतलब पाउंड भी ऐसे लिखते हैं, पाउंड खर्च करता है। एक उदाहरण है, ये जब क्लाइव वहां पर जाता था तो बड़ा धन का प्रदर्शन करता था। जैसे दुबई से कमा करके आपके मित्र आएंगे, आपके पास तो आने की संभावना नहीं है। दुबई वाले मित्र जनरली केरल में मिलते हैं। आपके तरफ तो दुबई वाले मित्र नहीं होंगे, आसपास में ही कमाने वाले होंगे। या कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर है आपके मित्र, अगर आए तो उन्होंने पार्टी वार्टी दी, जो खर्च करना है करो, जो आप सोच नहीं सकते तो वह मित्र आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। पता नहीं आप लोगों को ऐसा मित्र है या नहीं। मेरे पास तो मित्र था, जो कि लंबे समय से यहाँ रहना हुआ है और ये प्रशासनिक हब है, यहाँ से बहुत सारे IAS IPS बनते रहते, तो हर साल 2-4 पार्टी ऐसे खाने का मौका मिल जाता था। इवन जब थोड़ा सा लेवल गिरा ना, तो जो बैंक PO वगैरह है, जैसे मान लो कोई IAS नहीं बन पाया तो वो क्या करता था, या तो पत्रकार बन गया या फिर बैंक PO जैसे नौकरी को भी
पकड़ लिया तो बैंक पीओ वाले से भी हम लोग पार्टी ले लिया करते थे। जबकि पहले जो स्टैंडर्ड हुआ करता था वह था कि आईएएस आईपीएस के नीचे पार्टी वार्टी नहीं लेते थे, पीसीएस वगैरह का भी नहीं होता था। आईएएस आईपीएस का मतलब जो बड़े पद हैं यूपीएससी के थ्रू उसी का लेते थे। पीसीएस वगैरह का क्रेज पहले नहीं होता था। पीसीएस मतलब बहुत कम अटेम्प्ट लोग करते थे, माना जाता था कि आईएएस करेगा तो करेगा, नहीं फिर वो दूसरा जॉब कर लेगा। पीसीएस का बहुत क्रेज नहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि पीसीएस में उस समय के आयोग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार भी था। अब काफ़ी अधिक हो गया है सिंप्लीफिकेशन, कि अब भ्रष्टाचार कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत होता था। लोग पीसीएस के प्रति बहुत आशान्वित नहीं होते थे। अब देखिए पीसीएस का क्रेज आ रहा है ना, लोग लगता है कि पहले पीसीएस ले लेते हैं फिर आईएएस बनेंगे। पहले आईएएस का ही क्रेज होता था, हम लोगों के समय यही था। तो क्लाइव अपने मित्र को संसद बनाने के लिए क्या करता है? संसद बनाने के लिए धन खर्च करता है। इस प्रकार से यह प्रदर्शन कर रहा है। संसद बनाने के लिए लाखों पाउंड खर्च करता है। एक उदाहरण आप जान सकते हैं इसके आधार पर। हमने क्या देखा यहां पर, बंगाल के कर्मचारियों को या ब्रिटिश कर्मचारियों को हम क्या देखते? ब्रिटिश कर्मचारियों को देख करके, ब्रिटिश कर्मचारियों को देखकर, कर्मचारियों के शान शौकत को देखकर या कि धनबल को देखकर, कैसे कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप वो अर्थ ना लगा पाए, कि धनबल को देखकर क्या करते थे? देखकर ब्रिटिश लोग जलते भी थे। ब्रिटिश लोगों में ईर्ष्या भी होती थी। केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि वहां के लोग भी जलते थे, खासकर जलते थे। ये लोग क्या करते थे? ये लोग ऐसे कर्मचारियों को व्यंग से क्या कहते थे? व्यंग से नवाब कहकर पुकारते थे। लेकिन हमेशा यह चाहत होती थी, लेकिन इनकी हमेशा यह इच्छा होती थी कि वो भी शामिल हो। इनकी हमेशा इच्छा होती थी कि वे भी क्या हो? होती थी कि वे भी कर्मचारी बन सके, कि वे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बन सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बन सके, कंपनी के कर्मचारी बन सके। वो भी चाहते थे, सब लोग चाहेगा ना भाई। देखो अब क्या है कि उसको गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, किसी के पास धन देखते हैं बेवजह उड़ाते हुए, अपने पास धन है नहीं। तो आप लोग भी महसूस करते होंगे, मैं भी महसूस करता हूं, क्योंकि यहाँ धन का जो असमान वितरण है ना, वह जमीन से लेकर के आकाश तक फैला हुआ है। मुझसे कोई अमीर है तो मैं किसी से अमीर हूं। धन की असमानता समाज में ऐसे ही है। कोई गरीब है, उससे कोई गरीब हो सकता है, उससे कोई अमीर हो सकता है। कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई कम है, कोई ज्यादा है। ये पूरा सोपान आपको मिलेगा। तो जब समाज में इस प्रकार की आर्थिक असमानता आ रही है, और यह असमानता इसलिए आ रही है कि माना जा रहा है कि यह व्यापारिक एकाधिकार के कारण है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति तभी होगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चाहा जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में एक ईर्ष्या का भाव जगता है। यहाँ के जो भी कर्मचारी जाते थे उनको लोग चिढ़ाते थे कि देखो भैया नवाब आ गए, नवाब साहब आ गए। अभी भी आप लोगों को, खास करके जो पुत्र हैं हमारे, उनको ये कहा जाता है, घर में आप कोई काम धाम करते नहीं हैं, सो करके 10 बजे उठे तो व्यंग से कहा जाता है कि नवाबजादे हमारे जग गए हैं। अब ऐसा सुनने में कभी ये सब सदुक्ति मिली है कि नहीं? हो सकता है नहीं भी मिली हो। हम लोग तो इतने अनुशासित थे, इतना अनुशासित जीवन जिया है, तब भी ये सुनने को मिलता है कि नवाबजादे आ गए, मतलब शाहजादे या नवाबजादे आ गए। शाहजादे और नवाबजादे कौन होते? जो बिना काम किए ही ऐश मौज करते। वही कहा जाता था, जब ब्रिटेन में जाते थे यहाँ के कर्मचारी तो उसको कहा जाता था ये नवाबजादे, इनको कोई काम धाम है नहीं, खाली ऐश मौज करना है। ये बात अलग है कि ये जो पैसा कमा रहे हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? भ्रष्टाचार के माध्यम से कमा जा रहा है। यहां हमने क्या देखा? एक तरह से नवाब कह करके इसको पुकारते थे।
और यहां पर हम क्या देखते हैं कि वे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बन सके। एक तरह से गलत नैरेटिव भी बनाया जाता था इनके खिलाफ गलत जनमत भी बनाया जाता था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार खंडित हो सके, कि नियुक्ति का अधिकार समाप्त हो सके, क्योंकि इसी में मुनाफा था। नियुक्ति का अधिकार समाप्त हो सके। देखिए यहां पर जितना हम पढ़ रहे हैं ना, इतना कहीं पर भी मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह मौका हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हो सके ये सब लाइन हम कभी भी इतिहास में लिख ही नहीं सकते। अगर एनसीईआरटी का क्लास नहीं होता, आपने एडवांस लेवल पर भी पढ़ लिया, ये सब बातें जो छोटी छोटी है ये वर्बली हम सुना देते हैं कहानी, लेकिन लिख करके मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यहां एक बार अवधारणा हमारी स्थापित हो जाती है, क्योंकि एक दो बार और आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं जो आपसे मुझे सीख मिली है, जो आपको पढ़ाने के दौरान अनुभव मैंने प्राप्त किया है, वह आपके ही ब्याज से अनुभव प्राप्त किया कि चाहे मैं कुछ भी लिख करके दूं, तत्कालिक तरीके से उस रूप में आपके दिमाग में नहीं बातें बैठती है जैसा कि मैं सोच रहा होता हूं। इसलिए ये नोट्स आपके पास होगा, जब मेरी बातें याद रहेंगी और फिर दोबारा आप इसको रिवाइज करेंगे तो बातें कुछ अधिक समझ में आएगी, और एक दो बार पढ़ेंगे तो और अधिक समझ में आएंगी। इसके खिलाफ गलत जनमत भी बनाया जाता था, गलत नैरेटिव बनाया जाता है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार समाप्त किया जा सके। व्यापारिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार समाप्त किया जा सके, तभी तो सबको बराबरी का मौका मिल पाएगा, खास करके वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट नहीं है। इसलिए यहां पर केवल जनता के द्वारा नहीं, राजनीतिकों के द्वारा भी गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हमने क्या देखा? क्लास आज 2 घंटे ले लेते हैं ना, क्लास आज 2 घंटे ले लेंगे, कल कम कर देंगे, लेकिन आज ले लेते हैं। इसका हम क्या देखते हैं, यहां एक तरह से नैरेटिव बनाया जाता था। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर दबाव में लगातार प्रयास किया जा रहा है अधिकार समाप्त हो सके। इस मामले में खासकर क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग्स एक अधिकारी है की भारी आलोचना हुई थी। ब्रिटिश संसद ने भी आलोचना हुई थी। ब्रिटिश संसद भी अंततः दबाव से प्रभावित होती है। ब्रिटिश संसद भी अंततः इस दबाव से प्रभावित होती है, प्रभावित हुई तथा 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर या एक आदेश के माध्यम से कंपनी को निर्देशित किया कि वह क्या करे, कि वह ब्रिटिश खजाने में सालाना 4 लाख पाउंड जमा करे। खजाने में सालाना 4 लाख पाउंड जमा करे। अब लीजिए, अब ब्रिटिश सरकार भी आ गई उस झांसे में। लोगों ने इतना कहा कि इसके पास पैसा है। लगातार संसद को भी खबर मिली इनके पास बहुत पैसा है, बहुत लोग खर्च करते हैं। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि भाई साहब, आपको मैंने ही एकाधिकार दिया है, और एकाधिकार दिया है तो उसका फायदा कुछ ब्रिटिश
सरकार को भी मिलना चाहिए ना। आप इतनी कमाई कर रहे हो और ब्रिटिश सरकार को आप कुछ नहीं देते हो, ये तो गलत बात है। आपको फिर विशेषाधिकार किस बात के लिए मैंने दिया है? तो ऐसा करिए कि ज़्यादा तो नहीं, आप सालाना 4 लाख पाउंड केवल ब्रिटिश खजाने में जमा कर दीजिए। आप जो भी कमाते हैं कमाते रहो, लेकिन आपको ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ेगा और यह टैक्स 4 लाख पाउंड का होगा, जो सालाना आधार पर आपको कंपनी में जमा करना है, मतलब ब्रिटिश खजाने में जमा करना है। अब कंपनी के ऊपर एक नया टैक्स जुड़ गया। अब कंपनी जितना मुनाफा कमा रही थी वो तो अलग है, और कंपनी में भी दबाव और भी बढ़ेगा। जैसे एक तो हमने ब्रिटिश सरकार का दबाव देखा, ब्रिटिश सरकार की कंपनी तो है नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी है। और जब ये जनमत आगे पहुंचता है, जो ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास पहुंचता है, शेयर होल्डर्स के पास पहुंचता है, उसने भी कहना शुरू किया कि भाई जितना मुनाफा मुझे देते हो, जितना डिविडेंड मुझे देते हो, ये डिविडेंड कम है। अगर 10% आप दे रहे हो उसको बढ़ा करके थोड़ा 12% कर दो। तो कंपनी का एक खर्च यह भी बढ़ जाएगा। अब सरकार को भी टैक्स देना है और शेयर होल्डर को भी उसे अधिक डिविडेंड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ एक नैरेटिव ऐसा बना दिया गया कि वो बहुत कंपनी कमा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही ये भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है और उससे बहुत सारे पैसे को वापस लिया जाता है, तो कंपनी अचानक से घाटे में आती है और कंपनी के ऊपर लाखों लाख डॉलर कर्ज में हमने देखा कंपनी को डूबते हुए। आपको याद होगा कल की क्लास में ही लॉर्ड विलियम बेलेजली की बात हो रही थी। बेलेजली के काल में हमने देखा था कि लगभग 310 लाख पाउंड, 310 लाख पाउंड कंपनी के ऊपर कर्ज चढ़ चुका था। अभी बात हो रही है 1767 की, और केवल आप 20 वर्ष और जोड़ दीजिए, कंपनी जो मुनाफे में है वो भारी घाटे में आ रही है, कर्ज में जा रही है, और वह कर्ज मामूली नहीं है। 310 लाख पाउंड का कर्ज कंपनी के ऊपर चढ़ जाएगा आगे के कुप्रशासन के कारण। हमने क्या देखा कि कंपनी को कहा गया कि भैया आप मुझे, यानी सरकार को यहां पर जरूर दीजिए, सरकार को जरूर यहां पर टैक्स दीजिए, और लगभग 4 लाख पाउंड हम क्या देखते हैं यहां पर क्या होता है, यहां पर पाउंड होती है। एक नैरेटिव और बनाया जाता था इसके बारे में, कंपनी के बारे में दूसरा जो नैरेटिव है वह बनाया जाता था, या कंपनी के खिलाफ कुछ विशेष आर्थिक चिंतक भी थे, विशेष आर्थिक राजनीतिक चिंतक भी थे, जिनका मानना था कि कंपनी क्या करेगा, मानना था कि कंपनी भ्रष्टाचार के धन से क्या कर रही है, धन से ब्रिटिश राजनीति को दूषित कर रही है, ब्रिटिश राजनीति को दूषित कर रही है, ब्रिटिश राजनीति को दूषित कर रही है। क्या कर रही है? भ्रष्टाचार के बल पर, जो भ्रष्टाचार है उसके आधार पर वहां के राजनीतिकों को पैसे दिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीति में एक दोष उत्पन्न किया जा रहा है इन कंपनियों के द्वारा। और यह भी कहा जा रहा था कि कहीं यह कंपनी अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए। पहला क्या कहा इन्होंने? कहा जो ब्रिटिश आर्थिक चिंतक हैं उन्होंने कहा कि कंपनी ने क्या किया कि कंपनी भ्रष्टाचार के धन से ब्रिटिश राजनीति को दूषित कर रही है। साथ ही यदि कंपनी का विकास, कंपनी इसी प्रकार से प्रभावी रही, कंपनी इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करती रही तो क्या होगा? करती रही तो कहीं यह क्या करेगा? यह ब्रिटिश राजनीति में भी प्रमुख भूमिका ना निभाने लगे, ब्रिटिश राजनीति में भी प्रमुख भूमिका ना निभाने लगे। यह भी एक समस्या थी, ना निभाने लगे, यह एक निभाने लगे। और इन्हें साथ किससे मिल जाता है? इन्हें साथ एडम स्मिथ से मिल जाता है, निभाने लगे। इस विचारधारा को साथ किसने मिला? इस
विचारधारा को साथ मिला, साथ एडम स्मिथ से मिला, एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री से मिला, अर्थशास्त्री से मिला, जो नामक अर्थशास्त्री से मिला, अर्थशास्त्री से मिला, जिन्होंने, मैं आगे लिखूंगा क्योंकि यहां नीचे झुक के लिखना संभव नहीं होता है। क्या लिखा हमने? कंपनी के खिलाफ कुछ विशेष आर्थिक राजनीतिक चिंतक भी थे, जिनका मानना था कि कंपनी भ्रष्टाचार के धन से ब्रिटिश राजनीति को दूषित कर रही है। साथ ही यदि कंपनी इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करती रहे तो कहीं यह ब्रिटिश राजनीति में भी प्रमुख भूमिका ना निभाने लगे। और इस विचारधारा को साथ किससे मिलता है? एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री से मिला, जिन्होंने एक किताब लिखा, और किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था आपका वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने एक किताब को लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन, और 340 पाउंड था या 310 पाउंड था, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे याद आ रहा था शायद 310 पाउंड था। पहले मैंने 340 लिखा दिया था, लेकिन काट करके मैंने 310 कर दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा जानते ही हैं कि इस प्रकार के डाटा को रिकॉल करना मुश्किल होगा। आप कल के नोट्स में देख लीजिएगा, जो हैंड रिटेन नोट्स गया है उसमें देख लीजिएगा। तो इस विचारधारा को साथ एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री मिला, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखकर, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक ग्रंथ लिखकर पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया तथा बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास समान रूप से तभी होगा, बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास समान रूप से तभी हो पाएगा जबकि मुक्त व्यापार का सिद्धांत लागू होगा, जबकि मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड का सिद्धांत लागू होगा, जबकि मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड का सिद्धांत लागू का सिद्धांत लागू किया जाएगा। मैं बताता हूं क्या है सिद्धांत। लागू किया जाएगा जिसका एकमात्र अर्थ था एकाधिकार भंग हो जाए। इसने क्या लिखा? एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, मुझे लगता है कि इकोनॉमी आपने पढ़ा है, और जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी असल में एडम स्मिथ पर ही आधारित है। पढ़ा होगा, एडम स्मिथ बिना पढ़े तो हम इकोनॉमी समझ ही नहीं सकते हैं। दो अर्थशास्त्री को तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। अगर इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं तो दो अर्थशास्त्री आपको पढ़ना होगा। एक एडम स्मिथ को अनिवार्यतः पढ़ना होगा, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमी का सिद्धांत दिया, और एक पढ़ना होगा जॉन मेनार्ड किन्स को पढ़ना होगा। जॉन मेनार्ड किन्स के सिद्धांत के आधार पर ही मैक्रो इकोनॉमी संचालित होता है। इन दोनों को आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जो यहां पर एडम स्मिथ ने कहा कि देखो भैया, अगर आप चाहते हो कि विश्व का व्यापार बढ़े, सभी देशों में समृद्धि आए, उसके लिए आपको एकाधिकार वाले व्यापार को छोड़ना पड़ेगा और आपको फ्री ट्रेड का ऑप्शन देना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी कहीं से भी व्यापार कर सकती है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं। हर देश के साथ, मतलब हर देश, प्रत्येक देश के साथ व्यापार कर सकता है और उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं लेसेस फेयर का थ्योरी कहते हैं, मुक्त व्यापार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या एडम स्मिथ को हमने पढ़ा है? 310 था ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते, बिना इसको पढ़े हम आगे नहीं जा सकते हैं, बिना इसको पढ़े आगे नहीं जा। ठीक है निजाम, मुझे भी यही याद था, इसलिए मैंने 310 लिख दिया था। 340 नहीं होगा, 310 ही होगा। किसी बच्चे ने कहा था तो मैंने आपसे पूछ लिया। निधि शर्मा, कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप चाहें तो आज से ही कोर्स बंद कर सकते हैं। कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो उन बच्चों को विशेष रूप से हम ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं
जो ये सोच रहा है कि हमें आगे तक पढ़ना है, साल 2 साल तक मुझे तैयारी इसकी करनी है, तो उन बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ते हैं। जो साधारण मान लीजिए छोटा कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर ये फिर बहुत काम नहीं देगा, इतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है, आपको बोरियत फील होने लगेगी, तो आप चाहें तो कोर्स को बंद कर सकते हैं, तो आपके लिए कोर्स खत्म हो गया। फिर जो बच्चा पढ़ना चाहे उनको हम पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के इस कोर्स को हमने बहुत प्रकार के एग्जाम को फाइट करने के लिए बनाया हुआ है। इवन आईएएस भी इसी कोर्स से निकलने वाला है, यानी आईएएस की भी आधारशिला 70% यही कोर्स तैयार करेगा। अब आपका क्या परिप्रेक्ष्य आप देख लीजिए, आप चाहें तो आज भी कोर्स अभी भी बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे कोर्स अभी 1 आध महीने तो और चलेगा, यानी इस पूरे महीने तो चलना ही चलना है। अगर इसी तरह से गपशप करके चलेंगे हो सकता है थोड़ा आगे भी बढ़ जाए। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, जबकि मुक्त व्यापार का सिद्धांत लागू किया जाएगा और यह भी कंपनी के लिए क्या करता है, यह भी हम क्या देखते हैं, नहीं पढ़ा है क्या? एडम स्मिथ को पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है सर, सभी बच्चों ने कहा इकोनॉमी में पढ़ा, इकोनॉमी में पढ़ा ही होगा, इकोनॉमी तो समाप्त भी हो गया। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ने लगता है, जुड़ने लग जाता है। यहाँ इकोनॉमी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन इकोनॉमी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या देखा, इस तरह से क्योंकि कंपनी के पास चुनौतियां थी, तो कंपनी, अब यहां देखते हैं लास्ट में, कंपनी के पास दुश्मन थे, तो उन्होंने दोस्त भी बनाए हुए थे, जिसके बदौलत जिसके माध्यम से कंपनी ने ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप से भी स्वयं को बचाए रखा। कंपनी ने 1772 तक ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप से बचाए रखा, ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप से भी स्वयं को बचाए रखा, साथ ही एकाधिकार भी भंग नहीं होने दिया, स्वयं को बचाए रखा तथा एकाधिकार भी भंग नहीं होने दिया, तथा व्यापारिक एकाधिकार भी भंग नहीं होने दिया, व्यापारिक एकाधिकार भी भंग नहीं होने दिया, इस तरह से, किस तरह से कि अपने दोस्त के माध्यम से ये बचाने में अपने आप को कामयाब हो जाता है, किसी तरह से बच गया ये कंपनी। कब तक बचा, घटनाक्रम की चर्चा कर रहे हैं, कहानी की तरह लेके चल रहे हैं। लग रहा है कि जैसे हमने ही ब्रिटिश कंपनी बनाई थी और हम भी उसमें भागीदारी है। उसी समय जब वेल्थ ऑफ नेशन लिखा जा रहा था उसमें हम लोग भी थे। जब कहा जा रहा था मुक्त व्यापार का सिद्धांत लागू होना चाहिए, तो वर्तमान फ्री ट्रेड व्यवस्था से हम उसको ऐड कर देते हैं। घटनाओं को क्या करते हैं, याद करने का तरीका है कि उसको वर्तमान से जोड़ देते हैं। फ्री ट्रेड, अभी आप विश्व में देखेंगे तो अभी फ्री ट्रेड का सिद्धांत, कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है और उस पर नाजायज कोई टैक्स नहीं लगा सकता। याद है ना, आपने इकोनॉमी पढ़ा है कि कोई भी देश किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकता है, लेकिन कोई देश नाजायज टैक्स नहीं लगा सकता। चाहे तो कोई देश कुछ क्षेत्र को बंद कर सकता है जो उसके लिए जरूरी है। जैसे हम मान के चलते हैं कि परमाणु एनर्जी का क्षेत्र हम किसी के लिए नहीं खोलेंगे, पहले रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हमने किसी के लिए नहीं खोला था, अब तो खोल दिया। ये बात अलग हो सकता है। और ये व्यापार सुचारू रूप से फ्री ट्रेड के माध्यम से चल सके, इसके लिए एक संस्था स्थापित की गई है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम इसका भी आपने सुना होगा। ये बातें, जब हम ये सब बातें अगर समझ पाएंगे, एडम स्मिथ है, जॉन मेनार्ड केन्स है, या फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, और फिर यह भी समझ पाएंगे कि WTO क्या करता है, ये कहानी आपको हूबहू समझ में आएगी। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो ये भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है और उसके बीच की बातें तो बताना बड़ा नामुमकिन है। थोड़ा चर्चा कर देते हैं, क्योंकि आपने सभी विषय को पढ़ना है, आपने सभी विषय को पढ़ा ही है, तो वहां से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाएंगे, यूपीएससी का भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। WTO हमने पढ़ा है, और WTO को पढ़ा है तो स्वाभाविक है कि ये बातें आसानी से समझ में आएगी। हमने क्या देखा, इन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार का सिद्धांत लागू कीजिए, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के भी बहुत दोस्त थे, उसने भी बहुत लोगों को पैसा तो खिलाया ही था। उसकी वजह से 1772 तक
यानी 1772 तक अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ। लाख जोर लोगों ने लगाया इसका एकाधिकार भंग करवा दें, खूब गाली दिया, नवाब कहा, व्यंग किया, लेकिन कंपनी फिर भी बची रह गई 1772 तक। लेकिन 1772 के बाद एक ही वर्ष बाद देखेंगे आता है 1773, और 1773 में कुछ हद तक रेगुलेशन मानने के लिए कंपनी को बाध्य किया गया। जब आप एक एक्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हम लोग रट लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, लेकिन क्या आपने अब तक यह पढ़ा समझा था कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया ही क्यों गया, क्यों लाया गया, कंपनी की क्या स्थिति है, ब्रिटिश सरकार के साथ उसके क्या संबंध है, ब्रिटिश जनता के साथ कैसे वह डील कर रही है, और क्यों 1773 में जाकर के रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कंपनी जूझ रही है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसके जो विरोधी हैं वह उसको विशेषाधिकार को खत्म करना चाहते हैं, और अंततः वो सफल भी हो जाते हैं 1773 में। इसलिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए 2 एक्ट पारित किए जाते हैं, एक 1773 का और ठीक उसके 10 वर्ष के भीतर ही 1784 का, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है कंपनी के ऊपर नियंत्रण हासिल करने के लिए। यहां पर भंग नहीं होने दिया, और यह स्थिति हमारी 1772 तक बनी रह जाती है। ठीक है, इस दौरान हम क्या करते हैं, इस दौरान हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस दौरान कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने अधिकार बचाए रखे, एकाधिकार भी भंग नहीं होने दिया, कंपनी के सारे विशेषाधिकार बने रहे। यह भी इसके साथ लिख देते हैं, कंपनी के सारे विशेषाधिकार बने रहे, जैसे सारे विशेषाधिकार बने रहे, विशेषाधिकार बने रहे। मुझे लगता है कि इतने से ही आपका काम चल जाएगा, और फिर हम एक नए साल में प्रवेश करते हैं, और वह हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन क्या होता है, नियमन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, रेगुलेशन मतलब नियमन करना। नियमन किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, ऑब्वियस है। किसके लिए लाया गया है, कंपनी के लिए लाया गया है। और क्या लाया गया है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है, यानी रेगुलेशन किया जाएगा कंपनी के कामकाज का, जो अब तक नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के पास लगातार शिकायत मिल रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ध्यान रखिएगा कि हम बार बार यह कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं। लोकप्रिय तौर पर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन 1813 के बाद इसका नाम, इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है वो 1833 में जाके पड़ता है। पहले मर्चेंट टू द ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज ऐसे करके बड़ा लंबा नाम था, लेकिन समझाने के लिए हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ही कह देते हैं। यहां पर आता है 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की को नियमित करने के लिए लाया गया था। ये हमें याद रखना है, बस यही तो याद करना है, यही तो हमें याद करना है। और करना क्या है, हमने क्या देखा, यहां पर पहली बार क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियां किसके नियंत्रण में आ गई, ब्रिटिश संसद के निगरानी के दायरे में आ गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियां, क्या गतिविधियां थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, मुंह जबानी याद होना चाहिए। इतना विश्लेषण करने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था कि भारत में जो कंपनी काम कर रही है उसका विनियमन करती है और अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है, नहीं यही काम करती है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियों का नियंत्रण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गतिविधियों, और हम क्या देखते हैं, गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद द्वारा निगरानी किया गया। ब्रिटिश संसद, या ऐसे लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियां किसके नियंत्रण में आती है, गतिविधियां ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के, या ब्रिटिश संसद के निगरानी में लाई गई, निगरानी में
लाई गई, पहले इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब यहां पर संसद ने कहा कि नहीं, मुझे भैया आप अपना दस्तावेज दिखाइए, मुझे आप अपना दस्तावेज दिखाएं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियां ब्रिटिश संसद के निगरानी में लाया जाता है। ठीक है, विनियमन करना लाया गया। हमने क्या देखा, गवर्नर जनरल पर लाई गई। हाँ बिल्कुल, निजम इसी को कहते हैं। मैं बार बार, निजम ने एक बहुत अच्छा कहा कि इसी को क्या इंटरलिंक कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं। और यही डिमांड है जो बच्चे कोचिंग भी नहीं दे पाती है। मतलब अधिकांशतः हम क्या देखते हैं, ये लैक है जो मैंने अनुभव किया इसी फील्ड में रह करके, कि हम लिंक नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट को, जबकि कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है। इकोनॉमी पढ़ते हैं तो एक्चुअल में हिस्ट्री की भी बहुत सारी बातें पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री इकोनॉमी सबको पढ़ रहे होते हैं। इसलिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब एक दूसरे से गुथा हुआ है। और यही हमारे मूल सब्जेक्ट होते हैं। कभी सोशल पढ़ते हैं, कभी फिलॉसफी पढ़ते हैं, कभी इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन है सब एक्चुअल में एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। इसे हम समझना पड़ता। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियां ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाई गई। भारत के गवर्नर जनरल को भी, भारत के गवर्नर जनरल पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए, एक काउंसिल स्थापित की गई। एक 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। बड़ी दिलचस्प कहानी। काउंसिल बनाई गई तथा क्या कहा गया, तथा यहां बहुमत के सिद्धांत को लागू किया गया। बहुमत का सिद्धांत क्या होता है भैया, बहुमत के सिद्धांत को लागू किया। अब संरचना जो हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, सिद्धांत को लागू किया। अब देखिए संरचना कैसे होगी, गवर्नर जनरल और परिषद की संरचना कैसे होगी। गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद की संरचना, यहां से हम देखेंगे पहली बार ऐसा होता है। परिषद की संरचना कैसी बनती है, तो एक हो जाएगा 1+4 की होगी। 1+4 यही हो गया ना, टोटल 5। 1 क्या है, 1 है आपका गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कितना हो गया, एक ही पद है। और काउंसिल के सदस्य क्या हो जाएंगे, काउंसिल के सदस्य जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4, कुल मिलाकर के 5 होगा। और बहुमत अगर देखते हैं तो बहुमत क्या होना चाहिए, आप ही लिख दीजिए। संसद में बहुमत होता है ना, हर जगह हम बहुमत देखते हैं। बहुमत का मतलब है कि हम आधे से अधिक पक्ष में रखते हैं। तो 5 का बहुमत सिद्धांत क्या लागू होगा, 3:2 का लागू होगा या नहीं होगा। आप सभी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो बता देंगे। पहले क्या होता था कि अकेले गवर्नर जनरल निर्णय लेता था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कहा गया कि गवर्नर जनरल अकेले निर्णय नहीं लेगा, 4 व्यक्ति और उसके साथ जोड़ दिया गया। वो गवर्नर जनरल नहीं है, उसको काउंसिल का मेंबर कहा गया। कहा कि गवर्नर जनरल अगर कोई निर्णय लेता है तो वह अन्य 4 लोगों से मिलकर के लेगा। तो अब एक प्रकार से गवर्नर इन काउंसिल का एक आया, जिसको हम कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गवर्नर इन काउंसिल। इन काउंसिल कहते हैं, ये चारों हो जाएगा गवर्नर इन काउंसिल। 1+5 को हम कहते हैं, 1 गवर्नर हो गया, 1+4 होगा ना। 1+4 को हम क्या कहते हैं, गवर्नर इन काउंसिल कह देंगे। ये शब्द एक्चुअल में आएगा आपको। हमने क्या देखा, भारत के गवर्नर जनरल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई तथा यहां बहुमत के सिद्धांत को लागू किया। गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद की संरचना कैसे बनी, 1+4 यानी 5 का बना। 1 कौन है, गवर्नर जनरल है, काउंसिल के सदस्य 4 है, 5 टोटल सदस्य हुआ। इसका बहुमत कैसा होगा, 3 का होगा, 2 का, यानी 3:2 का होगा। और यहां पर इसे संपूर्ण संरचना को क्या कह दिया गया, गवर्नर इन काउंसिल कह दिया। अब भाई बड़ा मुश्किल है। मुश्किल यह है कि 4 सदस्यों में से 3 सदस्य को ब्रिटेन से सीधा भेज दिया गया।
अब तो बड़ी मुश्किल है। गवर्नर जनरल के पद पर अभी कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स यहां पर आज से नहीं है, अभी बात ये 73 की हो रही है। वारेन हेस्टिंग्स लगभग 46 के आसपास ही भारतीय प्रशासन से जुड़ चुका था, अलग अलग पद पर काम कर रहा था। अब बन गया है वह गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल में एक व्यक्ति, जो 4 सदस्य आया है, एक व्यक्ति तो भारत से ही जुड़ा हुआ है, भारत के प्रशासन से पहले से जुड़ा हुआ है, और जो 3 व्यक्ति आ गया है वह बाहर से आ गया, लंदन से भेजा गया, स्पेशली डिप्यूट किया गया। और वो व्यक्ति इतना बदतमीज है इसके लिए, खासकर मैं नहीं कहूंगा वो था, मेरे लिए तो नहीं है ना, वह तो इतना मुश्किल खड़ा कर देता है गवर्नर जनरल के लिए कि इसका कामकाज चलना मुश्किल है, क्योंकि बहुमत इसे चाहिए। अगर कोई भी निर्णय लेना है तो कम से कम 3 लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। 5 लोग हैं ना, अगर 4 होता तब तो फिर भी ठीक था, 5 लोग हैं मिलाकर के, कम से कम 3 लोगों का मत चाहिए। एक तो वोट वह खुद भी दे देगा, एक वोट उससे भी दिलवा देगा जो पहले से भारतीय प्रशासन में जुड़ा हुआ है। एक वोट का जुगाड़ करना ही उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ती चलेगी, निर्णय ही लेना मुश्किल हो गया। जैसे कोई वारेन हेस्टिंग्स निर्णय ले, ये सब मिलकर उस पर वीटो कर दे। ये बहुमत मिलना ही, 5 का बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। समझो कि वारेन हेस्टिंग्स का जीवन, जिसको नहीं कहते जीवन बेकार कर देना, वारेन हेस्टिंग्स इतना परेशान हो गया, उसने त्याग पत्र दे दिया, मुझे गवर्नरशिप नहीं चाहिए भाई, ले जाओ अपना, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ये जो भी निर्णय ले उसको खारिज कर दे, क्योंकि बहुमत चाहिए भाई, आपको 5 आदमी में से 3 आदमी का समर्थन चाहिए, मिल ही नहीं पा रहा। यहां तक क्या हुआ, उसका एक फ्रांसिस नामक, इसमें यहां देखिए फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, बारवेल है और मानसन है, 4 व्यक्ति आए थे, इसमें से एक पहले से था। इसमें जो फ्रांसिस था वो बड़ा खतरनाक था, गुंडा टाइप का कहें इसके लिए। अब फ्रांसिस के साथ एक बड़ी दिलचस्प कहानी होती है, जब एडवांस लेवल के बैच को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस कहानी को मैं सुनाऊंगा कि होता क्या है कि दोनों में तानातनी हो रही है। लगातार फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग्स का अपोज कर रहा है और वारेन हेस्टिंग्स फ्रांसिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। कहा चलो दोनों मित्र मिलकर के एक दिन फैसला ही कर लेते हैं, जो जीवित रहेगा वही प्रशासन को चलाएगा। और एक टेबल रखा गया, गोल जैसा टेबल, उसके दोनों तरफ दोनों बैठा, एक रिवॉल्वर लाया गया और रिवॉल्वर में सारी गोलियां निकाल दी जाती है। उसमें रिवॉल्वर ऐसा नहीं था जैसा अभी है, और वहां पर उसको रिवॉल्वर को रोटेट कर दिया जाता है, और जिसके सामने वो रिवॉल्वर का बैरल आ जाता है उसको अपने कनपट्टी पर ले जाकर के शूट करना पड़ता है, या उसको गोली खुद मारनी पड़ती है। ऐसा आपने फिल्मों में कहानी सुनी होगी, देखी होगी। तो फ्रांसिस के साथ और वारेन हेस्टिंग्स के साथ यही खेल होना शुरू हो गया। इतना वो परेशान था कि लगा कि शायद जान दे दें या जान ले लें। तो इसी क्रम में गोली जो चली वो फ्रांसिस को लग भी गई, मरा नहीं, घायल हो गया। तो मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन यहां पर खड़ा हो जाता है, और इस वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाता है। रेगुलेटिंग क्या होगा, रेगुलेशन क्या होगा, ये तो अनरेगुलेशन वाली स्थिति आ गई। ठीक है, हमने क्या देखा कि भारत के गवर्नर जनरल पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई, और यहां पर बहुमत के सिद्धांत को लागू किया गया। गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद की संरचना क्या रही, मैं आशा करता हूं कि ये सारी कहानी आपने समझ लिया होगा। वैसे आपको पॉलिटी में भी पता ही चल गया होगा। ठीक है, हाँ, फ्रांसिस क्लेवरिंग, बारवेल और मानसन, ये चारों लोग थे। फिर हम क्या देखते हैं, यह व्यवस्था बुरी तरह से असफल होती है। यह व्यवस्था, बहुमत का यह सिद्धांत क्या हो जाता है, सिद्धांत बुरी तरह से असफल रहा, बुरी तरह से असफल रहा, असफल रहा, तथा प्रशासन पर इसने नकारात्मक प्रभाव ही उत्पन्न किया, नकारात्मक प्रभाव ही उत्पन्न किया, नकारात्मक प्रभाव ही उत्पन्न किया। यानी प्रशासन पर इसने नकारात्मक प्रभाव ही उत्पन्न किया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, बुरी तरह से व्यवस्था असफल हो जाती है। और नहीं, हकीकत में हो गया था, नहीं हरिंकू जी, यहाँ हकीकत में हो गया था ना, ये तो हकीकत हो गया। फ्रांसिस को गोली लग गई थी, ऐसा हम मेंशन देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं होता, ये एकदम हकीकत। ये तो मतलब हमारे दस्तावेज में है ना, जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उसमें ये घटना लिखी गई। तो जो फिल्मों में भी कोई कहानी होती है ना, असल में वो व्यक्तिगत जीवन से ही प्रभावित होता है।
फिल्मों में जो भी बातें दिखाई जाती है, इसलिए फिल्मों को भी हम समाज का दर्पण ही कहते हैं। समाज की ही बातों को फिल्मों में दिखाया जाता है। ये घटना हुई थी, ऐसी कभी हुई होगी, इसलिए फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन अब आगे छेड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो क्लास को आज यही एंड करते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को आगे लेते हुए चलूंगा। और फिर ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार होना है। बस इस चैप्टर को आप बहुत मन लगा के पढ़िएगा। मुझे तो लगता है कि जो मैंने संरचना बनाई है, चूंकि मैं इसको एडवांस लेवल पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर इतना छोटा छोटा फैक्ट्स तो नहीं पढ़ाने का मौका लगता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से निकलना पड़ता है और मान के चलते हैं कि बच्चा इतना तो पढ़ करके आया ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेवारी है कि एनसीईआरटी सार बैच में, और किताबों में लिखा है तो मुझे छूट मिल जाती है। मैं अपने मन से करता तो शायद मैं अपने मन से कर ही नहीं पाता, क्योंकि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के निर्देश को फॉलो करता हूँ। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है सिर्फ वही मैं कहता हूँ आपको, और मौका जब लिखा हुआ दिख जाता है तो मुझे मौका मिल जाता है कि मैं और बियॉन्ड जा करके आपको समझा पाऊँ। तो मौका है, हम इसको यहीं पर अच्छे से समाप्त करेंगे। जो भी क्लास लगे 2-4 क्लास उसको आप कर लीजिए, और यह मौका भैया बार बार नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी सार बैच फिर से लाना, मतलब तुरंत लाना बड़ा मुश्किल होगा। जो भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो बहुत, मतलब चूंकि मैं भी इस फील्ड में लगातार जुड़ा हूं ना, मुझे हर कोर्स की कमी और अच्छाइयों के बारे में पता होता है। और आपके यहाँ तो 900 का कोर्स है, 1000 का जो भी कोर्स होगा, लेकिन मैंने तो 1.5 लाख 2 लाख वाला भी कोर्स दिया ही है। इतना मजा तो 1.5 लाख में भी आपको नहीं मिलने वाला है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपनी तरफ से। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान लगा करके बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। कल मैं आता हूं तो इसको कल भी क्लास रखता हूं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। वैसे शाम को मुझे रखने में थोड़ी दिक्कत तो आ रही थी, हो सकता है दशहरा का मेला होगा और मैं बच्चों को यह कहूं कि 4 से 6 बजे तक क्लास लो, तो यह भी थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। लेकिन क्या करें, चाहूँ तो मैं, आप इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। कल मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप यहाँ पर लाइव क्लास मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं और आपके प्रति एक थोड़ा सा ममत्व का भाव तो रहता ही है। तो आप चाहें तो कल पहले दशहरा के मेले को एंजॉय करिए, क्योंकि वह भी जीवन में जरूरी है। अगर उसको आपने एंजॉय नहीं किया तो बहुत सारी बातों को आप मिस कर लेंगे। तो आप कल लाइव क्लास में नहीं आइएगा, तो मैं इसको आप रिकॉर्डेड नेक्स्ट डे देख लीजिएगा, क्योंकि दशहरा अब मैंने शेड्यूल कर दिया है तो मैं तो क्लास ले लूँगा। लेकिन आप उसको, जो त्यौहार है उसको भी जरूर मनाइए, क्योंकि उसके भी अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य होते हैं। तो चलिए, दशहरा की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना सभी बच्चों को। बाय एंड टेक केयर।